गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड आफ्टरनून अगेन। कल क्या क्या पढ़े थे हमने चैप्टर 1 के अंदर? पहले हमने देखा था टैक्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली टैक्स क्या होता है? वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। क्यों देते हैं हम पैसा गवर्नमेंट को? क्योंकि गवर्नमेंट हमको बदले में कुछ सर्विसेज दे रही है, जैसे रोड्स बनाए हैं, जैसे स्कूल्स बनाए हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ये सारी बातें। क्या टैक्स क्या होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या टैक्स का? नहीं आएगा भैया। टैक्सेस लगते क्यों है? सो कॉल्ड दे आर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। मतलब बोलने की बात है कि भैया ये आपको सोसाइटी में रहना है ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो क्या है, देश से निकाल देंगे क्या? नहीं, आप रह ही नहीं सकते। आप पे प्रोसीडिंग्स होंगे, आप पे एक्शन लिया जाएगा। रिकवरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं उसको। ठीक है, कहां पढ़ेंगे? फाइनल के अंदर। टैक्सेस की टाइप्स देखी थी हमने। दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की जब अपन ने बात करी थी, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था? ऐसा टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। ऐसा टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो होता था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने में मतलब क्या है? इनकम आपने कमाई, आप टैक्स भरोगे, है ना? हाँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी। जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आप मेरे को टैक्स दोगे, मैं गवर्नमेंट को दूंगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, बट है किसका? आपका। तो आप मेरे थ्रू गवर्नमेंट को दे रहे हो, डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, तो इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कस्टम की बात अभी नहीं करे थे अपन ने। फिर उसके बाद हमने देखा था एक वर्ड होता है लेवी। लेवी का मतलब होता है टैक्स लगना। तो अपन जो बोलते हैं टैक्स लगता, टैक्स लगता, टैक्स लगता, आगे से क्या बोलेंगे? टैक्स लेवी होता। स्टैंडर्ड वर्ड, अच्छा लगता चार लोगों में। ओ टैक्स इज लेविड, वाओ। ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है इनकम टैक्स। क्या डेफिनेशन है? इनकम टैक्स मतलब क्या है? इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। वाह 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 वाह। दूसरा स्टेज होता है कलेक्शन। बहुत से जगह पे ये एग्जाम हुआ करता है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। फिर मैंने आपको एक कहानी बताई थी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की। पहले 30% होता था, अब 78 हो गया, लोग की डरने लग गई, अभी से दे देते वगैरह वगैरह वाली बातें थी। ठीक है, ये कुछ खास काम की बात नहीं थी। जो टैक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है, मतलब एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स में बोला था मैंने आपको क्या, कि ये अपन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। मतलब जो इंपैक्ट है वो भी आप पे आ रहा है, और टैक्स लगा भी आपको है। जिधर चोट लगा है उधर ही दर्द हुआ है, बराबर है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? चोट यहां लगती है, दर्द आपको होता है, बराबर ना? हाँ कि ना? चोट, अरे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये आगे अपन जीएसटी में पढ़ेंगे। सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट, जो बोलता है अगर गुड्स या सर्विसेज का आप सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी लगेगा। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया, ये बताने के लिए कि मेरे को आता, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 7 याद रखना। ठीक है, लकी 7 रहता ना, वैसे जीएसटी में सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 सप्लाई डिफाइन करता है, टैक्सेबल इवेंट डिफाइन करता है। टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में? टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। अभी थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, हल्लू 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 बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम अर्न करना। आपने इनकम अर्न करी तो आपका टैक्सेबल इवेंट हो चुका है। सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जो होने पे टैक्स लाइबिलिटी ट्रिगर होती है। क्या होती है? ट्रिगर, कैरम वाला ट्रिगर। ठीक है, तो इनकम टैक्स में क्या है? इनकम अर्न करना। आपने इनकम अर्न करा, बोले हाँ, तो बोले आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। उसमें कोई दो राह नहीं है। जीएसटी में क्या होता है? जब आपने सप्लाई करा गुड्स या सर्विसेज का, तो आपको जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम अर्न, दैट्स इट, खत्म। पैसा कमा रहे हो, बोले हाँ, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जीएसटी में, जीएसटी कब देना पड़ता? जब मैं गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कर रहा हूं। ठीक 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 ठीक, ओके। फिर कल अपन ने डिस्कशन जो था अपना, वो यहां पे छोड़ा था कि भैया जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, मैंने आपको पूछा था कि भैया गवर्नमेंट हंसने में टैक्स ले सकती है क्या? क्यों नहीं ले सकती? कल मोदी जी को लगा सब कुछ अपनी हाथ में, बोले आज से हंसने पे टैक्स लेंगे। ले सकते क्या? आज से हंसने पे टैक्स लिया जाएगा। अलाउड है क्या बताओ? ऐसा दे टैक्स, टैक्स दे, टैक्स दे मेरे को। देखो दीदी हंस रही, टैक्स दो टैक्स दो टैक्स। ऐसा क्यों नहीं अलाउड है? जब देखो, हमेशा से इनकम टैक्स था क्या? नहीं। हमेशा से जीएसटी था क्या? नहीं। गवर्नमेंट को मन में आया, उनने जीएसटी लगा दिया।
गवर्नमेंट को मन में है उनने इनकम टैक्स लगा दिया, तो गवर्नमेंट को मन में है वो स्माइलिंग टैक्स लगा देंगे। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं करवा लूंगा, मैं जुगाड़ बना लूंगा उसका भी। दीदी क्या बोलती है, सर आप जैसे जीएसटी सेल हो रहा है तो उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो स्माइल कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये स्माइल तो एकदम आर्टिफिशियल एग्जांपल था, बट किसी और अच्छी चीज को लेंगे अपन। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना कर पाना ये बहुत छोटी बात है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तरीका फिगर आउट कर लेंगी गवर्नमेंट। आपको आपको पता है, एक सेकंड, आपको पता है क्या ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग होती है। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट की अकाउंटिंग देखी है ना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में। मैं जब फाइनल में था तब एक टॉपिक था ह्यूमन रिसोर्सेज की भी अकाउंटिंग होती है, एचआर अकाउंटिंग कहते हैं उसको। आप नहीं पढ़ोगे वो, या हो सकता है फाइनल में होगा वो सिलेबस में, बट वो वेग कॉन्सेप्ट है, सब नाम के लिए, कोई नहीं करता एचआर अकाउंटिंग। ठीक है, बट एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहूं ना तो मैं स्माइल के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही सकता हूं। सर ऐसा थोड़ी होता, उसके लिए आपके पास पावर होना, गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के लिए पावर होना, पावर टू लेवी टैक्स। गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए टैक्स लेवी करने की, समझे क्या। एक आर्टिकल 265 आता है। जब मैं आर्टिकल की बात करूं तो कहां से आता आर्टिकल भगवान मेरे को उठा ले, आर्टिकल कहां दिया है। अरे वो आयुष्मान खुराना की मूवी नहीं देखी क्या, आर्टिकल 15 देखी नहीं तुमने। तुम जिंदगी वैसे ही झंड कर रहे हो। मैं तुमको फाउंडेशन में भी बोलता था, अभी भी कह रहा हूं, ना तुम सालों पढ़ते हो ना तुम मजे कर रहे हो। आर्टिकल 15 मूवी नहीं देखा तुमने, देखा देखिए आर्टिकल 15 का है कहां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो जैसे अपन ने, आपने बचपन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, ग्रेजुएशन वालों ने पढ़ रखा है क्या। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, या कोई भी एक्ट होता है ना, जैसे आपने आईपीसी सुना है, ठीक है, कोई भी एक्ट होता है तो उसके अंदर सेक्शंस होते हैं। जो फाउंडेशन, जो डायरेक्ट एंट्री वाले उनको नहीं पता, मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी एक्ट होता है उसके अंदर सेक्शंस होते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन था, सेक्शन 2, सेक्शन 15, 16, 17 याद है। 15 कोवर्जन का, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस का, 17 फ्रॉड का, याद है ना। तो जैसे एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो एक आर्टिकल 265 आता है, ठीक है। एक आर्टिकल 246 की बात होगी, एक आर्टिकल 254 की बात होगी, ठीक है। मेरा हमेशा से पढ़ाने का तरीका ऐसे ही होता है कि मैं आपको पहले बता देता हूं अपने क्या क्या पढ़ना है। नहीं तो आर्टिकल 265 पढ़ा दिया, फिर आर्टिकल 246 पढ़ाया, बच्चे के दिमाग में लाइट ही नहीं लगते, इधर से इधर कैसे जंप करा, बंदर थोड़ी है मास्टर, ठीक है। तो अपने को 3 आर्टिकल्स पढ़ने। ये आर्टिकल 254 मैंने लाया हुआ है, मतलब ये सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में दिया था, ना सीए इंटर के मॉड्यूल में ना सीएम इंटर के मॉड्यूल में, ये सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में दिया था, ठीक है। तो वहां से मैं लेके आया, और ये बस अपने को ऊपर ऊपर से एक बार रीड करना है, इसलिए मैंने इसको बुक में भी नहीं डाला है, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है, आज किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है तो उनकी मनमर्जी है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसके थ्रू वो टैक्स ले रही है। मनमर्जी है क्या, नहीं है, मनमर्जी नहीं है। तो देखो आ जाओ अगली चीज पे। यहां तक कल में किसी को दिक्कत है? अगली चीज पढ़ने के पहले 2 सवालों के जवाब दे दो। एक, ये बर्डन शिफ्ट होने वाली बात समझ में आई है क्या? इनकम टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि भैया इनकम अगर मेरी है तो उस पे का टैक्स भी मेरे को ही बेयर करना पड़ेगा, बराबर है हाँ कि ना। जीएसटी में क्या होता है, मैं किसी को जीएसटी पे कर रहा हूं, अब ये सामान मैंने आपको बेचा तो मैंने बर्डन आप पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि जीएसटी आपसे लिया। अब आप अगर किसी तीसरे को बेच रहे हो तो आप उससे जीएसटी लोगे, फिर वो तीसरा किसी चौथे को बेच रहा है तो वो आगे वाले से जीएसटी लेगा। अल्टीमेट बर्डन किस पे आता है जीएसटी का? फाइनल कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर पे, जो लास्ट में उस गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने का मीनिंग खाना नहीं होता, ठीक है ना। अपने को कॉमन नॉर्मली अपने यही सिखाया, कंज्यूम मतलब खाना। बचपन में बताते थे ना, एनिमल्स कंज्यूम ये, एनिमल्स कंज्यूम वो। कंज्यूम मतलब बच्चों की मेंटालिटी रहती, खाना नहीं, ठीक है।
दूसरा ये नेचर था, एक प्रोग्रेसिव था, दूसरा रिग्रेसिव था। इसका मतलब बता दो। प्रोग्रेसिव मतलब, हाँ भाई दीदी बहुत जा रहा है, इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा, ठीक है। और रिग्रेसिव मतलब क्या है, इनकम कितनी भी हो, आप चाहे भिखारी हो, आप चाहे अंबानी हो, इनकम कितनी भी हो, टैक्स रेट सबको सेम लगेगा। मतलब ये फोन मेरे जैसे गरीब ने लिया तो भी 18% का जीएसटी, अंबानी जी लेंगे उनको भी 18% का जीएसटी, मोदी जी लेंगे उनको भी 18% का जीएसटी। समझ रहे हो? हाँ सर मोदी जी को जीएसटी लगता क्या, उस बारे में अपन जीएसटी में बात करेंगे, उस बारे में अपन जीएसटी में बात करेंगे। पावर टू लेवी टैक्स, देखो क्या बोलता है, सारा शहर जानता है हु इज द डैडी, अरे हु इज द डैडी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी ये बच्चे ना, ये एक्ट वैक्ट बन गया, आपने देखा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और क्या क्या नाम सुन रखा है, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपीज एक्ट, जो भी एक्ट है, ठीक है ना, ये सारे किसके बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन के। पप्पा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है इंडिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रख के, हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज के अंदर रख के बनाई जाती है। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जा रही ना तो वो नल एंड वॉइड है। क्लियर है? कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जा रही तो क्या है, नल एंड वॉइड है। क्लास का एक रूल है, हंसते रहना पड़ता, मैं देखूं तब तो हंसो, ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं देख रहा हूं मेरी तरफ, ऐसा ना करें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ पावर। काय का पावर, टैक्स लगने का पावर, ठीक है। टैक्स लगाने का पावर कहां दे रखा है, आर्टिकल 246 में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 246 पढ़ने के पहले अपने को एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल 246 पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल 254 पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो ये डायग्राम बाद में काम आती है। ये 3 स्टेजेस बताई थी मैंने, लेवी होना, फिर उसको असेस किया जाता है, फिर कलेक्शन होता है। अभी सिर्फ आपको लेवी समझ में आएगा, असेसमेंट क्या होता है अभी नहीं समझ आएगा, कलेक्शन क्या होता है अभी नहीं समझ आएगा। तो मैं उसमें 2 घंटे भी लगा दूं, आपके माथे के ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि अभी तक आपकी क्षमता नहीं है उतनी। तो अभी के लिए लेवी काम की चीज, ठीक है। देखो आर्टिकल 265 क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आर्टिकल बोला तो कॉन्स्टिट्यूशन, दिमाग के अंदर फिट होना, जहां पे आर्टिकल आ गया आपके दिमाग में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल है। आपने कभी किसी एक्ट वैक्ट, इतनी 4-5 एक्ट पढ़ी होंगी ना फाउंडेशन में, ठीक है, आप भी हाउ बोल दो, हाउ पढ़ लिए बोलना, ठीक है। सेम पेज पे, अभी जो डायरेक्ट एंट्री वाले वो भी सेम पेज पे, फाउंडेशन वाले हैं वो भी सेम पेज पे, ठीक है। आपने इतने एक्ट्स पढ़ रखी है, 4-5 एक्ट तो मिनिमम पढ़ी होंगी फाउंडेशन में। कभी सुना है किसी एक्ट के अंदर आर्टिकल है, कभी सुना है क्या, नहीं सुना है, क्योंकि एक्ट में आर्टिकल होता ही नहीं है। आर्टिकल कहां होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। क्या कह रहा है, देखो भैया, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, मतलब ना लेवी होना चाहिए ना कलेक्ट होना चाहिए। सामने नो लिखा है, नो टैक्स मतलब कोई भी टैक्स ना लेवी हो सकता ना कलेक्ट हो सकता, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यही लॉ है, सीधा नहीं लिखते, मैं सीधा स्टेटमेंट बना के दूंगा आपको, पर लॉ ऐसा ही है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, एक बार नॉर्मली समझ लो, फिर मैं आपको इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका सिंपल लैंग्वेज में यह मतलब है कि अगर आप कोई भी टैक्स को लेवी कर रहे हो और कलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास लॉ की अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। लॉ की अथॉरिटी क्या होती है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या है, टैक्स लेवी या कलेक्ट होने के लिए आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, इसका मतलब है। अब इसमें ऐसा लिखते थे तो क्या होता था भैया, ऐसा लिखते तो कॉमन आदमी को समझ में आ जाता था। फिर अगर कॉमन आदमी को समझ में आता तो हम जैसे गरीब लोग हम क्या करते, हमारा क्या धंधा चलता, क्या नहीं चलता। तो इसलिए ऐसा लिखे हुआ है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर नॉर्मली लिख दिया ना तो बहुत सारे अलग अलग कंक्लूजन हो जाते हैं। ये जो टैक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट हुआ ना, इतना बड़ा नहीं हुआ करता था ये पहले। ये पहले एकदम सादा सिंपल था कि भैया आप पैसे कमा रहे हो, हमको टैक्स दो। फिर कुछ कुछ नालायक लोग आए,
उनने वो जो लॉ बने हुआ था उसमें लूप होल्स निकाले, गवर्नमेंट का टैक्स चोरी करा, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते, कि लॉ में जो लूप होल्स है उनको यूज करके आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। फिर गवर्नमेंट थोड़ी पागल है, गवर्नमेंट को थोड़े टाइम बाद समझ में, अच्छा साला मैं अच्छा बन रहा हूं, ये लोग तो मेरे मजे लिए जा रहे हैं, फायदा उठा रहे मेरा। बोले ठीक है लो बेटा अब ऐसा बनाते, अब करके दिखाओ। फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लोग कर ही लेते हैं। फिर क्या होता है मैं आपको फिर बताता हूं। देखो एक नॉर्मल लॉ है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लूप होल्स है, और ये सारी चीजें आगे आपको काम आने वाली है, इसलिए बता रहा हूं। क्लास में हर एक चीज जो मैं बताऊंगा वो आपके काम की है, आंख नाक कान दिमाग सब खुला रखे, ठीक है। एक नॉर्मल लॉ आया, ठीक है, एक नॉर्मल लॉ आया, उसमें कुछ लूप होल्स थे, लोगों ने उस टैक्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब मैं जब अभी लॉ बोलूंगा तो ऑब्वियसली वो टैक्स से रिलेटेड रहेगा, मैं लॉ नहीं पढ़ाता अभी, ठीक है। तो एक लॉ आया, उसमें कुछ लूप होल्स थे, लोगों ने उसका फायदा उठाया और अपना टैक्स बचाया। गवर्नमेंट को समझ में आया अरे लोग तो ये अच्छा ऐसा है क्या, लोग ऐसा कर रहे हैं, बोलो ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है फिर, वो लॉ को चेंज करती है। वो लॉ को चेंज करना मतलब क्या है, अमेंडमेंट लेके आती है, ठीक है। वो अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल होती है, आपको पढ़ना होता है जबरदस्ती, ठीक है। आगे चल के जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे, प्रैक्टिस वैक्टिस शुरू करोगे, तुम भी ऐसी कांडा करोगे, ठीक है। तुम इतना बड़ा कांड कर लो कि पूरे दुनिया की निगाहें तुम पे चले जाए। वोडाफोन का केस हुआ था 11,000 करोड़ का, एक सीए ने आइडिया दिया था, उसको 2,000 करोड़ मिले थे, बस। कितने, सिर्फ 2,000 करोड़, कितने, सिर्फ 2,000 करोड़। यहां मेरे अकाउंट में बोले 641 रुपए, तुम साला 2,000 और ऊपर से करोड़ भी बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ये इसलिए ऐसा लिखा जाता है, और ये लॉ ऐसे ही लिखा जाता है। निगेटिव लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं निगेटिव लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव लैंग्वेज, ठीक है। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, इसका मतलब क्या है, यहां तक पढ़ो। नो टैक्स मतलब टैक्स को ना आप लेवी कर सकते हो ना आप कलेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब जब तक आपके पास लॉ की अथॉरिटी नहीं है आप टैक्स लगा भी नहीं सकते, आप टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते। सही बात है, यही है आर्टिकल 265 बोलता है। आर्टिकल 265 क्या कहता है, आर्टिकल नहीं सर, आर्टिकल क्यों लिख रहे हो, 265 लिखो डायरेक्ट। टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड ओनली विथ द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ऑथोरिटी ऑफ लॉ मतलब अरे वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई सपोर्टिंग लॉ होना चाहिए, लीगैलिटीज होनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक इनकम टैक्स एक्ट बने हुआ है, जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जीएसटी एक्ट बने हुआ है, समझे। टोटल 35 जीएसटी के एक्ट है। तुमको जो बोला गया था ना, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, बिना बांध के चुना लगाया था। आगे बताऊंगा 35 एक्ट है जीएसटी की। हाँ वो अलग बात है कि वो लगभग सारी की सारी छोटे छोटे भाई भाई है एक में, ठीक है। चलो खैर उसकी बात नहीं करते। तो आर्टिकल 265 बोलता है अच्छा आपको टैक्स लगाना है, बोले हाँ, तो उसके लिए आपके पास लॉ की अथॉरिटी होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड कोई लीगल चीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक आर्टिकल 246 आता है, ये पावर देता है, ये क्या देता है, पावर टू लेवी टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 246, ये ऊपर वाला तो ठीक है, समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी छोड़ दो, आपको एग्जाम में नहीं आएगा कभी। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि भैया आपको अगर कोई भी टैक्स लेवी करना है या कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहां से बात आई, अथॉरिटी मतलब पावर, हाँ कि ना। तो एक आर्टिकल क्या बोलता है, कोई भी आदमी या कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर रही है लोगों से तो उसके लिए उनके पास पावर होनी चाहिए, बराबर है। पावर कहां से आएंगी, बोले जिम जाओ बॉडी बनाओ पावर आ जाएंगी, नहीं भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो आर्टिकल 265 का रोल क्या है? ये बोलता है कि आप टैक्स तभी लगा सकते हो जब आपके पास पावर है। समझा? समझा क्या? देखो सीक्वेंस समझो, क्योंकि ये रट नहीं पाओगे। सीक्वेंस समझो, ये रट नहीं पाओगे, बहुत बड़ा है। टैक्स रटा नहीं जा सकता, पहले बता दे रहा हूं मैं तुमको, क्योंकि इतना बड़ा है। आपके पास जब कभी जिंदगी में मॉड्यूल आ गई ना, तो आप मॉड्यूल खोल के देख लेना, 2-2 हजार पेजेस की मॉड्यूल है भाई। जिसकी औकात है, जितना तुम में दम है रट के दिखा दो। तुम जिस दिन तुम रट के पास हो गए, मैं अपनी सीए की डिग्री आपको दे दूंगा। असंभव है। इसलिए फ्लो समझो, ठीक है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी इंसान नहीं लगा सकता बीच, कोई गवर्नमेंट भी अगर टैक्स लगाना चाह रही है तो उसके लिए आपके पास पावर होना। पावर कौन देता है? पावर देता है आर्टिकल 246। समझा? आर्टिकल 265 का क्या था? यह बोलना कि टैक्स लगाने के लिए आपके पास पावर होना, ठीक है। अब पावर किसके पास है? नहीं, पावर कौन देता है? नहीं, पावर किसके पास है ये 246 बताता है। 246 पावर देता है लोगों को। जैसे 246 में ना 3 लिस्ट है। 246 में 3 लिस्ट है। पहली है यूनियन लिस्ट। पहली कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट। दूसरी कौन सी लिस्ट है? स्टेट लिस्ट। और तीसरी कौन सी लिस्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। हाँ, ये ऑनलाइन वाली जनता क्या बोलती है? आई थिंक रेगुलर बैच है सर, इज इट अ रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच? डिम्मी सेन मैम, फास्ट ट्रैक बैच रात में 10 से 12 होती है। टाइटल पीजीबीपी और लेक्चर आईडीटी हो रहा है। ओए 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 ओए, ऐसा गड़बड़ हो गई क्या भाई? रुक जा, वही मैं सोच रहा हूँ, बच्चे कहाँ गायब हो गए। करता हूँ मैं इसको सेट, ठीक है। ये कल की स्ट्रीम कॉपी कर लिया है, एक मिनट रुक जाओ, रुको भाई। ऑनलाइन वाली जनता, ये रेगुलर बैच है, ठीक है। फास्ट ट्रैक रात में 10 से 12 चल रही है। मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के तुमको लिखने को टाइम देता हूँ, फिर ठीक करता हूँ। पावर टू लेवी टैक्स, पावर लेवी करने का, टैक्स लेवी करने का पावर कहां से है? आर्टिकल 246 से। पर पावर लगता है ये किसने बताया? 265 बोलता है पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए। 246 बोलता है मैं दूंगा पावर भाई, ठीक है। तो इसने डायरेक्टली पावर नहीं दिया। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे एक एक चीज, चल सेंट्रल गवर्नमेंट तू ले ले, स्टेट गवर्नमेंट तू ले ले। तो आर्टिकल 246 इसके 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। सर पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा भी है क्या? होगा। तुमको पता है क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता, सच बोल रहा हूं मां कसम। टैक्स का 7th है भाई। टैक्स का कौन सा है? 7th। मेरे को थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाना है, सीएस एग्जीक्यूटिव में होता है। मैं नहीं पढ़ाता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं क्या को पता करूं। जब बजट आता है ना, तो बजट के 2 पार्ट होते हैं। पहले फिस्कल पॉलिसीज, दूसरा टैक्स। मैं पार्ट ए पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं। मेरे कुछ नहीं करना है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च कर रही है, कहां से क्या रोड बनाएंगे, साला जो है वो तो करनी है, ठीक है। हाँ, तो पावर टू लेवी टैक्स, उसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट के अंदर कुछ कुछ मैटर्स दे रखे हैं। तीनों लिस्ट के अंदर कुछ कुछ क्या दे रखे? बोलो, मैटर्स दे रखे हैं। सर क्या क्या मैटर्स है वो मैं बताता हूं। इसके अंदर एंट्रीज है। क्या है इस लिस्ट में? एंट्रीज है। यूनियन लिस्ट में जो जो चीजें लिखी हुई है, देखो यहां पे देखो, ये देखो, ये 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यूनियन लिस्ट में जो जो आइटम्स लिखे हुए, ये एग्जांपल है, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। ये जो मैटर्स है, इन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है भाई। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दे रखे हैं ना, उस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और ये जो यूनियन लिस्ट है ना, इस यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में लिखा है इनकम टैक्स। देखो क्या बोला था आपने, आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि टैक्स लगाना है तो पावर होना। आर्टिकल 246 बाहर आता है, बोले मैं देंगे पावर,
डायरेक्ट पावर दिया क्या? नहीं, उसने बोला मैं 3 लिस्ट बनाएगा, क्योंकि इतने सारे आइटम्स हैं, ऐसे पूरे आइटम्स लिखूंगा, उसके सामने लिखूंगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, इस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, इस पे कॉन्करेंट है, इस पे सेंट्रल 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 स्टेट स्टेट स्टेट, इतना मेंटल बना क्यों करना? तो उसने क्या करा, जितने भी मैटर्स थे वो सब 3 लिस्ट में डिवाइड कर लिए। पहली लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट। तीसरी लिस्ट कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स है उस पे कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स है उस पे कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो डिफेंस, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पे कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इंडियन बॉर्डर पे कौन जाएगा, कैसा लड़ेगा, पाकिस्तान ने हमला करा तो क्या करेंगे, इस पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर्स है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर्स है इस पे दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। तुम्हारे मन में जो सवाल आएगा उसी सवाल का जवाब ये सेक्शन में है, आर्टिकल 254। तो आपके जवाब, सॉरी आपका जो सवाल है वो और ये सेक्शन दोनों को बाद में करेंगे। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट को भी इग्नोर मार दो, कॉन्करेंट लिस्ट को भी इग्नोर मार दो। मेरे को मालूम है तुम क्या पूछने वाले हो, या अभी नहीं आया भी होगा तो धीरे धीरे आएगा, वो आ रहा है, वो बन रहा है अंदर। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 246 क्या बोलता था? ये पावर देता है। ठीक है। आर्टिकल 246 में बेसिकली 3 लिस्ट है। पहली है यूनियन लिस्ट, इस पे कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यूनियन लिस्ट पे नहीं, नहीं सर, यूनियन लिस्ट के अंदर है ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारे मैटर्स दिए हुए, जैसे बैंकिंग, जैसे डिफेंस, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे इनकम टैक्स। इन पे लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर्स है वो छोड़ दो, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स है उस पे कौन लॉ बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स है उस पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके नहीं, दोनों भी लॉ बना सकते हैं, मिलके नहीं, दोनों भी लॉ बना सकते हैं। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। क्लियर है? अच्छा, इनकम टैक्स कौन लगाता है बताओ? अभी तो बताया, पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बराबर है कि नहीं? पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसको बहुत से बार पार्लियामेंट भी लिखा हुआ रहेगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। अपने लिए तो एक ही चीज है। उस जिसको बहुत ही अंदर पॉलिटिक्स में घुसना है वो बहस करेगा, सर पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी अलग होता है। अच्छी बात है, मुबारक हो, मैं टैक्स पढ़ा रहा। ठीक है ना। मेरे को वो बहस में जाना ही नहीं है, तुम मालूम है अपना नो बुलशिट पॉलिसी है, जो मेरे काम का नहीं उसमें मैं बहस ही नहीं करता। जीत गया तू, जा ऐश कर। ठीक है। इनकम टैक्स कौन लगा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। काय को भाई, इनको पावर कहां से मिला? इनको पावर मिला है, कहां से मिला है पावर? आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट से। आर्टिकल 246 में जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। उसके अंदर जो 3rd लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, उसके अंदर एंट्री नंबर 82 है इनकम टैक्स। तो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 रिवर्स ऑर्डर ब्लड रिलेशन। भाई बहुत खौफनाक था वो चैप्टर, तुम बच गए उससे। ठीक है। मतलब ऐसे आपको पूछा कोई कि इनकम टैक्स एक्ट लगाने की पावर कहां से, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल, आपको उल्टा जाना पड़ेगा। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट of 7th schedule of article 246 gives the power to central government to levy tax on income other than agricultural income। ठीक है। ये आर्टिकल 246 की जो एंट्री नंबर 82 है ना, ये क्या बोलती है मालूम है? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा। समझा क्या? अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा। सर मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती? ना मुन्ना।
फिर कौन लगाता है? सेंटर नहीं लगा रहा तो स्टेट ही लगाएगा फिर। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम की बात अलग है भाई। एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो सेक्शन 10(1) के अंदर एग्जम्प्ट है। सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है, बराबर भाई। किसान लोगों से टैक्स कैसे लोगे? पहले तो इतने किसान सुसाइड कर रहे हैं, है ना। बेचारा गरीब आदमी रहता है, 2-5 लाख रुपए कमा लेता है, साला तुम के नजरों में आ गए तुम्हारे, तुम उससे टैक्स लेने जा रहे हो। मेरा 5 लाख और उसका 5 लाख में बहुत फर्क है। मेरे को 5 लाख के लिए क्या है, एसी में पढ़ाना है, सामने लाइट है, तुम हो बढ़िया मस्त एयर कंडीशन हॉल में हो। किसान का क्या है भाई, वो तो इतना दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है, तुम उससे टैक्स कैसे ले सकते हो? बराबर है, सही बात है, ठीक है, ये सच है। पर मैं भी किसान हूं भाई, 200 एकड़ खेती है मेरे घर पे, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं भी किसान हो गया नहीं, पर मेरे रिटर्न ऑफ इनकम में एग्रीकल्चर इनकम आती है। क्या गलत है? हाउ सच है। देखो फंडा क्या था, लॉजिक ये था कि एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया, मतलब इस पे टैक्स नहीं लगता। अभी एग्जम्प्ट क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये समझ लो कि इस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ये डिटेल में अपन सेक्शन 10(1) बाद में पढ़ने वाले, मैं आपको बस ऊपर ऊपर की झलक दिखा रहा हूं। सर ऐसे झलक झलक क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मैं आपको वो पूरा ओवरव्यू दे पाऊं जो मैं देना चाहता हूं। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो, बोला क्या गया है कि जो फार्मर है उसकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या था? अभी जितना मैंने पूरा वो भाई 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 वैसा करा, वो तो जो इंसान बेचारा मेहनत करके सिर्फ खेती की इनकम है वो एग्जम्प्ट कर लेना है, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बराबर है। अब इसमें क्या होगा, जो जमींदार लोग रहते हैं वो क्या करेंगे? अब जैसे समझ लो मेरे पास खेती है, मतलब मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया, मेरे पापा ने मेरे को दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो बिजनेस इनकम है उस पर टैक्स लगता, मेरी जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता। फिर मैं क्या बोलूंगा तुमको, बेटा कैश में दो। क्या बोलूंगा मैं तुमको? कैश में दो। ये टैक्सेबल पैसा लाया एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और मैं क्या दिखाऊंगा, भाई मेरे को क्या खेती में एकदम क्या प्रोड्यूस हुआ, बोले एग्रीकल्चरल इनकम, वाह 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 बहुत बढ़िया। टमाटर निकले थे ना, खाने लायक नहीं थे हमारे खेत में, फिर भी हमने दिखाया 5 करोड़ की एग्रीकल्चरल इनकम है हमारी। समझ रहे हो? लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है बिजनेस वाली, उसको एग्रीकल्चरल इनकम बना देंगे, क्योंकि उस पर तो टैक्स नहीं लगता। और ये करना बहुत सोपा है। रीजन बताता हूं, 2 रीजन है इसके। पहला, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जो बेच के आपको इनकम आती है वो मोस्टली कैश में आती है। अभी आजकल मोदी जी ने बहुत ही डिजिटलाइजेशन कर दिया है कि सब्जी वाले भी गूगल पे स्कैनर लेके बैठ रहे हैं, बट फिर भी हम नहीं बैठेंगे ना। मेरी दुकान का जो सब्जी वाला है, क्योंकि मेरे को काले को सफेद करना है ना, मतलब मेरा जो बिजनेस का पैसा है उसको एग्रीकल्चर दिखाना है ना, हम नहीं बैठेंगे, हमारा एक भी टमाटर नहीं जाएगा, फिर भी हम दिखाएंगे 2 लाख रुपए कमाए आज। क्यों? कमा तो टैक्सेबल बिजनेस से रहे, बट दिखाना ही एग्रीकल्चरल इनकम है। क्यों दिखाना है समझ रहे हो क्या? क्योंकि इधर 30% टैक्स लगेगा, 1 लाख कमाऊंगा ना इधर, तो 30,000 टैक्स देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में 1 लाख कमाऊंगा तो नहीं देना पड़ेगा। तो वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट कर रखा है, बट तो सर ऐसा आप कर सकते क्या? नहीं, उसके लिए PIT करके टॉपिक आता जो आगे पढ़ेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स इनडायरेक्टली लगता है। मैं अपने जो सेंटेंस है उसमें बहुत क्लियर हूं, एग्रीकल्चरल इनकम पे डायरेक्टली टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चरल इनकम पे इनडायरेक्टली टैक्स लगता है। कैसे? वो आगे पढ़ेंगे जब एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे, नहीं तो अभी ये रह जाएगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाना चाहे तो कौन लगा सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है। यहां तक देखो क्लियर है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स पे लगा सकती है। कौन सी लिस्ट में? एंट्री नंबर 82 काय की? यूनियन लिस्ट की 7 शेड्यूल आर्टिकल 246, बराबर है, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर कि ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है
इस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। मैंने बोला हाँ जी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो मैटर्स पे पावर, सॉरी, जो चीजों की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो कहां लिखे हुआ है, कौन सी लिस्ट में लिखे हुआ है, स्टेट लिस्ट में। आके ना, अरे जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जो चीजों पे लॉ बनाने की, वो कहां लिखा है, स्टेट लिस्ट में। तो जो स्टेट लिस्ट है, जो आपकी स्टेट लिस्ट है ना, उसमें एंट्री नंबर 46 है, वहां पे एग्रीकल्चरल इनकम आता है। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 पे एग्रीकल्चरल इनकम आता है। तो इनकम टैक्स अदर देन, सॉरी, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चरल इनकम पे कौन टैक्स लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक छे, आगे ना देखो, ये कॉन्करेंट लिस्ट को भी रखते हैं। देखो भाई, ये लिखे हुआ है पूरे मुद्दे की बात। पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। सर आपने तो लिखा ही नहीं है, कौन टैक्स लगाएगा? अबे झंडू माम, अगर यूनियन लिस्ट में तो कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में तो कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। मेरे पापा थोड़ी जाएंगे लगाने, है ना। एक नमूना पूछा था, सर आपने लिखा ही नहीं कौन लगा था टैक्स। मैंने बोला बेटा छोड़ दे तू, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है सर, ये तुमने पूरा इंग्लिश में बोला है ना, खड़ा खड़ यहां पे इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी में दिया हुआ है, पढ़ो जल्दी से। ये करा मैंने फुल स्क्रीन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। कहां से कहां तक पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको भैया इधर से इधर तक, इतना। सर आप हमको पढ़ने वढ़ने भी लगाओगे क्या भैया इंटर में? फाउंडेशन में तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। फाउंडेशन में भी आपको 3.5 महीने ही पढ़ाया था, इतना छोटा सा मैथ्स। यहां भी आपको 3.5 महीने ही पढ़ाएंगे, इतना बड़ा टैक्स। तो उसके लिए बहुत अलग कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा बेटा? हाँ मैंने जो बोला वही है, क्योंकि जो मैंने बोला ना यही से पढ़ के बोला है। ठीक है, हाँ। तो देखो भाई, अभी आते हैं वापस से, अभी ये चार्ट समझ में आएगा। आर्टिकल 246 है, मेन आर्टिकल यही है। मेन आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 246 मेन है। ये 265 तो मतलब बोलता है ना, वो जो रहता है ना कि मेन हीरो रहता है, तुमने देखा नहीं, वो मेन हीरो रहता है। वो मेन हीरो का इंट्रो देने वाला जो रहता है ना कि राजे महाराजे, ये आर्टिकल 265 है। ये बोलता है जो पावर है वो चाहिए। आर्टिकल 246 बोलता है मैं हूं पावर। ले भाई, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट के पे, स्टेट गवर्नमेंट को कि वो टैक्स लगा सकती है एग्रीकल्चरल इनकम पे, पर आज तक किसी ने नहीं लगाया। पहले ही किसान लोग इतने बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स वैक्स लगा दिया, सोच लो अगर तुम क्या होगा। टैक्स वैक्स लगा दिया और एक हाथ किसान मर गया ना टैक्स की वजह से, पूरा देश मारेंगे हम नेता, अगले इलेक्शन में आ ही नहीं पाएगा। ठीक है सर, ये तुम हर बार इतना इलेक्शन का क्यों बताते हो? कभी आगे चल के तुमको ऐसा मन हुआ यूपीएससी करना? अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है वो यूपीएससी क्रैक हो गया, पहली वाली एग्जाम, अभी दूसरा चल रहा है उसका। दिमाग से पागल है वो। ठीक है, पहले सीए करा, बाद में यूपीएससी करने गया, पहले 2 अटेम्प्ट फेल हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ। अभी कुछ टाइम पहले उसका बीच में कॉल आया था, सर एक हो गया, बोले दूसरा चल रहा है कुछ तो भी। मतलब कर, बच्चा है, मेंटल है, काहे? मतलब लोग खेलने की आदत है ना अपने जवानी के साथ। पहले सीए बना भाई, मतलब तुमको यूपीएससी करना था, करना ही नहीं सीए। बोले नहीं सर वो बाद में कीड़ा घुसा। मतलब अच्छा है, निकालो अब। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें हैं, याद देखो, दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, आर्टिकल 246 से कि भैया लॉ बना सकती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। 246 की 3 स्केड्यूल्स की 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स है उस पे एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उसके पास, उसके लिए एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स है उसके लिए
स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर्स है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर्स आते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है। अब ये बाकी फालतू की चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ एजुकेशन पे। आपको मालूम है महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई है कि नहीं है? अरे दो अलग अलग स्कूल है ना, महाराष्ट्र की बोर्ड स्कूल, महाराष्ट्र बोर्ड की स्कूल, सीबीएसई की, फिर आजकल तो आईसीएसई आ गया, इंटरनेशनल बोर्ड। इंटरनेशनल बोर्ड मतलब कोई वेलिंगटन स्कूल आ गई, वहां से पढ़ा रहे हैं, कोई फ्रैंकफर्ट की आ गई, वहां से पढ़ा रहे हैं। वो इंटरनेशनल बोर्ड की अपन बात ही नहीं करते, दो अलग अलग बोर्ड चल रहे हैं ना। ये महाराष्ट्र बोर्ड पे जो भी लॉ बनाए वो किसने बनाए? स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, हाँ कि ना। सीबीएसई के लिए जो लॉ बनाता है वो कौन बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ कि ना। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र बोर्ड है और सीबीएसई है, बराबर ना, दो बोर्ड्स है, एक महाराष्ट्र बोर्ड, दूसरा सीबीएसई, हाँ ना। गुजरात के अंदर क्या है? गुजरात बोर्ड या सीबीएसई, समझे। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु बोर्ड या सीबीएसई। सीबीएसई हर जगह सेम है, सीबीएसई हर जगह सेम है, क्योंकि वो सेंटर ने बनाया हुआ है पूरे देश के लिए। तो अब आता है आर्टिकल 254 का पार्ट। सर आपने जो बोला, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर्स दे रखे, इस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, बराबर ना, हाँ कि ना। तो फिर ऐसा नहीं होगा, हाँ देख, झगड़ा नहीं होगा। कभी ना कभी तो जिंदगी में हो सकता है कि सेंटर कुछ और बोल रहे हैं और स्टेट कुछ और बोल रहे हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी चीज आती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, वो आपने देखे ना, वो औरतें बनाती है, पापड़ बिकती है उसमें, लघु उद्योग मतलब स्मॉल बिजनेस। अरे आजकल कोई भी लोग क्या करते हैं, C1 क्लासेस ले लिया, करते बैठो दिन भर वो पिको फॉल, ठीक है, पापड़ बना रहे, बेच रहे, अच्छा बिजनेस है, मैं ये नहीं बोल रहा। वैसे तो मैं बहुत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत मोटिवेट करता हूं, करो करो, बट अब वो बनता किसकी तरफ है? वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। अपन आते हैं मुद्दे पे, वो ये लघु उद्योग, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वगैरह, ठीक है, घर उद्योग, वॉट एवर द नेम में भी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, एक बनी है, उसके लिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लॉ है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। अच्छा ये बता दो इतना, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बनाती है? हाँ बराबर है, पूरे देश के लिए लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस देश के लिए, किसके लिए लॉ बनाती है? मतलब आपका बोलना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिर्फ महाराष्ट्र का लॉ बना पाएगी? ओके, वेरी स्मार्ट, सही बात है। सर महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कैन मेक लॉ ओनली फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, व्हाइल सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया। डन है? पक्का? एकदम लेटेस्ट एग्जांपल कि एवरी स्टेट उनका अपना खुद का बोर्ड होता है, प्लस दे हैव सीबीएसई आल्सो। ये सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, सीबीएसई का जो एजुकेशन बोर्ड है वो हर एक स्टेट में सेम है, हर एक स्टेट में सेम है नहीं है? बट जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो हर एक स्टेट में अलग अलग है। आपके स्टेट में 12th में कुछ और पढ़ाते, गुजरात में कुछ और पढ़ाते, आपके अंदर मराठी रहती है, हिंदी रहती है, गुजरात में गुजराती रहती है, हूं तने प्रेम करूं छू, ठीक है, हाँ। और तमिलनाडु में कुछ और रहता है। सिमिलरली ग्रेजुएशन के लिए बात करो, बीकॉम का सिलेबस देखो महाराष्ट्र बोर्ड का, वो अलग है, महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर भी वो यूनिवर्सिटीज रहती, वो भी अलग अलग है, ठीक है। डन। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। क्राइटेरिया पूरा समझ में आ गया कि क्या क्या लफड़ा हो सकता है? सर अब आप कह रहे हो कि कोई चीज है या एजुकेशन से रिलेटेड चीज है जिसपे महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है,
बराबर है। अब कभी ऐसा हो गया, दोनों की लड़ाई हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट का, अच्छा दो लोग अलग अलग बोल रहे हैं, जब तक दोनों साथ में चल रहे तब तक कोई लफड़ा है क्या? नहीं। मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट भी सेम बोल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट भी सेम बोल रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बनाती है, सेम टॉपिक पे लॉ बनाती है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अपन कहा बता रहा हूं मैं आपको, यह है आर्टिकल 254। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉ बनाया, ठीक है। और ये दोनों में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है। लेट्स अज्यूम ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसी ऑनलाइन वाले बच्चे का ईगो हर्ट होता है तो तुम अपनी स्टेट का नाम लिख लो। अगर बच्चा अरे कुछ कुछ नमूने बोलते हैं, सर आप तो हमारे स्टेट का नाम ही नहीं लेते, ये क्या बात हुई यार, मैं यहां रहता हूं तो मैं यही की बात करूंगा ना। हाँ, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अब बताओ कौन जीतेगा? गलत जवाब। आप बोल रहे हो सेंटर जीतेगा। क्यों सेंटर जीतेगा? सेंटर बड़ा है। आपको क्या लगता, अपना जो वो क्या नाम है अपना, जो अभी चेयरमैन है रे, गोपीनाथ नहीं, एकनाथ शिंदे, वो मोदी से डरता है क्या? वो बोलेंगा अ भाई काही पण झालं महाराष्ट्रात आपली चालते हो कि नाही, बोलेंगे ना। अरे भाई देखो, मोदी जी पूरे इंडिया के पप्पा होंगे, पर ये बोलता है भैया ये महाराष्ट्र है, अपुन का इलाका है, इधर का बाप अपुनिच, हाँ कि ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, रेस्ट ऑफ इंडिया, वहां तो ऑब्वियसली सीजी का ही चलेगा। बट फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लॉ चलेगा, बट उसके लिए कंडीशन है कि इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है। ये जो लॉ है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया है उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा, फिर ये चलेगा। पर कहां के लिए चलेगा? महाराष्ट्र के लिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, महाराष्ट्र के लिए चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लॉ बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए क्या? नहीं, ये तो गुजरात को भी लग रहा है, ये तमिलनाडु को भी लग रहा है, ये कर्नाटक को भी लग रहा है, ये आंध्र प्रदेश को भी लग रहा है, ये तेलंगाना को भी लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? महाराष्ट्र के साथ है। मतलब महाराष्ट्र वाले बोलते हैं हम अपना अलग चलेंगे, ठीक है, तुम्हारे जो स्टेट है उसमें चलो। समझ आया ना? तो मोदी जी के साथ में अगर किसी दिन अपने चेयर में क्या बोलते उसके, चीफ मिनिस्टर की भिड़ंत हो गई तो जीतेगा कौन? वैसे तो मोदी जी बड़े, पर महाराष्ट्र के लिए अपना चीफ मिनिस्टर बड़ा है, आगे ना। ये ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, ठीक है। सर ये हमारे काम का है या नहीं, ज्ञान देने के लिए बता दिया। अरे नहीं, ये काम का है तुम्हारे, ठीक है। देखो तब तक मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को देखता हूं क्या बोलते हैं। सर टैक्स में क्या सब चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स आते हैं, प्लीज रिप्लाई। बेटा महक देखो कैसा है ना, वो अगर मेरे ऊपर रहता कि कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट लानी है तो मैं मेरे पापा को फोन करता ना, हाँ पापा एक काम करो इस बार है ना कोई भी चैप्टर में अमेंडमेंट मत ला, ठीक है। हाँ पैसे मैं वर्षम से लेके तुमको भेज दूंगा। तो यार अभी यार वो तो गवर्नमेंट, अभी यार देखो दीदी वो डिपेंड करता है कि बजट कैसे आ रहा है, देश कैसे चल रहा है। रुको अभी इसको अच्छा जवाब देता हूं मैं। देखो दीदी क्या होता है ना, अमेंडमेंट क्यों आती है? क्योंकि किसी भी अगर लॉ के अंदर गवर्नमेंट को लग रहा है कुछ लूप होल्स है तो उनको भरने के लिए अमेंडमेंट्स आती है एक, या फिर गवर्नमेंट के कुछ और प्लान्स है, जैसे डिजिटल करेंसी वाली अमेंडमेंट्स आई है, डिजिटल एसेट वाली, वो उसमें कोई लूप होल्स नहीं थे। रुको, उसमें कोई लूप होल्स नहीं थे, पर गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम डिजिटल कंट्री बने, तो इसलिए अमेंडमेंट आया। किसी दिन मोदी जी को सपने में भगवान आ गए श्री राम, उनने बोला अमेंडमेंट लाना पड़ता, मोदी जी ने निर्मला मैडम को फोन करा, अमेंडमेंट लाई, इसमें मेरा क्या रोल? नथिंग। हाँ सर कौन सा चैप्टर पढ़े, ये सवाल अच्छा है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो,
मैंने तुमको फाउंडेशन में कायदे से बोला था कैलकुलस छोड़ के है ना तुम्हारे औकात के बाहर है, बोला था। रिग्रेट कर रहे हो वो डिसीजन? मैंने पढ़ाया ही नहीं तुमको, दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है भाई तुम्हारी औकात नहीं थी। तुम लोग पढ़ के गए थे ना? हाँ, बचपन में पढ़ा था इन्होंने। 11th 12th साइंस था आपका? अच्छा, कॉमर्स विद मैथ्स, ठीक है। पर यहां वहां पे ना तुमको कैलकुलस कभी जिंदगी में काम नहीं आने वाला है, पर ये टैक्स काम आएगा। इससे पैसा बनता है, इससे पैसा बनता है भाई। आप मेरे को बताओ, सीएस लोग को छोड़ दो, सीएस लोग कंपनी में काम करते हैं, सीए सीए में जो भी लोग हैं, मेरे को बताइए काम क्या करते हैं, टैक्सेशन का या ऑडिटिंग का? कोई भी सीए बैठ के अकाउंटिंग नहीं करता, उसके लिए हमारे पास अकाउंटेंट होते हैं। तुमको अच्छा, मैं तुमको एक, चलो अच्छी अच्छी बात हो गई है, तुम ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहे हो? मैं बता दो आप ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है? आप अकाउंटिंग इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको बैठ के आगे टैली में एंट्री मारनी है या एसएपी में एंट्रीज मारनी है, पर जो आदमी एंट्री मारेगा वो सही मार रहा कि गलत मार रहा ये तुमको पता होना चाहिए ना। उसके लिए तुम अकाउंट सीख रहे हो, तुम बैठ के अकाउंटिंग नहीं करने वाले हो। अपने आप को अकाउंटेंट मत कहना, ठीक है? तुम लॉ क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि टैक्स के अंदर भी लॉ लगता है। अरे आपको कंपनी के लॉ ही नहीं पता है, आप क्या कंपनी का फतरा ऑडिट करोगे? ठीक है, टैक्स ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। आगे चल के एक सेक्शन आएगा, वो कहता है कि हर कंपनी को अपने कुछ परसेंटेज, लॉ के अंदर सेक्शन आता है 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? अगर 500 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर है, जब मैंने पढ़ा था तब 500 करोड़ था, अभी लिमिट बदल सकती है, तो उससे बोलना मत सर गलत पढ़ा दिए, लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? वो लॉ वाले टीचर पढ़ा देंगे तुम, ठीक है? एज फार एज आई रिमेंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें था कि दो भैया, अगर आपके शायद 500 करोड़ के ऊपर कुछ तो है तो 2% आप अपने नेट प्रॉफिट का सीएसआर दोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? और टैक्स के अंदर क्या बोलते हैं कि भैया आपको सीएसआर का जो अमाउंट है ना उसका डिडक्शन नहीं मिलता। अब आप टैक्स ऑडिट करने गए, कंपनी बोल रही है सीएसआर में पैसा डाला, तुमको पता ही नहीं लॉ क्या होता है, तुम टैक्स ही पढ़ के गए हो, दिन रात बैठ के टैक्स पढ़ा, वो लिखा है 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, आप देख रहे हो साला क्या है क्या है क्या है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो सिर्फ टैक्स पढ़ा था। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? किसी कंपनी में आप गए ऑडिट करने, इन्वेंट्री चेक करने, हाँ स्टॉक ऑडिट करते, स्टॉक ऑडिट होता है एक, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी में क्या क्या होता है आगे, तुम जो आ गए ना मुंह उठा के पढ़ा दो हमको, वो बता रहा हूं क्या क्या कर सकते हो। स्टॉक ऑडिट होता है, ठीक है? तो आप स्टॉक ऑडिट करने गए, आपको पता ही नहीं इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, आपको पता ही नहीं वेरिएंस कैसे निकलता है, उसके लिए कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो जिंदगी में काम आता ही है, तुमको पता है, जो तुमने बचपन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा वो बेसिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों काम आता है? कोई भी धंधा करना है आपको, कोई भी चीज करनी है, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट्स में सबसे, अगर कोई बिजनेस करने वाला है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, ये बाकी सारी चीजों के लिए आप टैक्स के लिए सीए रख दोगे, ऑडिट के लिए सीए रख दोगे, पर आपको जो बिजनेस करना है उसकी जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो आपको ही बनानी है ना। नहीं नहीं सर, वो भी मैं दूसरे से बनवाऊंगा। अब आपके धंधे की स्ट्रैटेजी कोई और बना सकता था, ये तो ऐसी बात होगी ना, बोले हाँ मैं शादी कर लूंगा और कोई और रख दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? हाँ, तो स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, तो ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है? चलो अब देखते हैं, इसको घुमा के देखो, इसको आड़ा दिए हुआ मैंने, जानबूझ के आड़ा दिए हुआ। गवर्नमेंट बताए, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है ना, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ब्ला मिनिस्ट्री, ब्ला 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 ब्ला, बाकी पता नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो बोर्ड्स है, एक है सीबीडीटी, एक कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर
रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो बोर्ड्स है, एक CBDT, दूसरा CBIC। मैं भूल गया था, मैं कसम से भूल गया था, मैं ये लिखने वाला था मैं ये लिखने वाला था CBEC। नहीं मतलब मैं तुमको बता रहा हूं, मैं भूल गया था, तो वो उसमें मेरा कुछ ना कुछ दिमाग होगा, मैं कोई भी चीज मैं हंसता भी नहीं बिन काम से, ठीक है। हाँ, तो CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBIC का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड, ये तो मालूम है। CB का मतलब तो सेंट्रल बोर्ड पता होगा, IC का बताओ, IC का बताओ। इनडायरेक्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और इनडायरेक्ट टैक्स ना, एंड, अरे सी से क्या था? अरे सी से क्या था? बोले सी से चांडक, सी से चांडक। अबे सी से कस्टम्स था ना, झंडू। ये पहले CBIC हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। पहले एक्साइज होता था, ठीक है, ऐसा। तो ये दो बोर्ड है, काय के लिए बनाए? CBDT क्या करता है? CBDT क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स के सारी चीजों को ये देखता है, और इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम के सबको ये बोर्ड देखता है। समझ में आया? समझ में आया क्या? CBDT काय को देखता है? डायरेक्ट टैक्स के जितने भी मैटर्स है उसको CBDT देखता है। इनडायरेक्ट टैक्स को कौन एडमिनिस्टर करता है? CBIC। ये बोर्ड एडमिनिस्टर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एडमिनिस्टर करते हैं। वाह वाह, वंडरफुल। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। हाँ, एक फेस टू फेस वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नमूना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मेरे को नहीं पता। एक नमूने ने पूछा था एक बार, मैं हर बार वही चीजें बताता हूं जो मेरे साथ हो चुकी है। एक नमूना बोलता है सर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब DT को डायरेक्ट टैक्स लिखा पूरा, तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स को IDT क्यों नहीं लिखा? मैंने बोला बराबर है। अब मैं तो तुमको मालूम मैं कैसा हूं। मैं बोला आपका नाम क्या है? तो कुछ अविनाश नाम था उसका, वो भी बिहार का ही था, अविनाश कुमार। एज फार एज आई रिमेंबर 2021 में हुआ, ये 21 या 22 में एक कांड हुआ था मेरे साथ। बोले सर ये ऐसा क्यों नहीं करा? तो बोला आपका नाम अविनाश कुमार क्यों है? बोलता है अविनाश कुमार। मैं बोला ये क्यों है, ये क्यों नहीं है? बोले वो तो मेरे को नहीं पता। मैं बोला ये भी मेरे को नहीं पता, जिनने रखा उनको पूछ। मैं क्यों बताऊं उसको IDT क्यों नहीं लिखा? मेरे को क्या पता यार ये तो ऐसी। और इसमें ये जब बच्चा क्वेरी पूछता है ना, तब जो अच्छी क्वेरी रखती है ये बोलते हैं भाई ये पंजट पुट है, चल निकाल इसको, ठीक है। अब जो नाम है वो तो नाम है। जैसे आगे अभी अपन देखेंगे कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है, अब दिया है तो दिया है। सर इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं लगाती है? क्या मैं बता सकता हूं? हाँ, कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं बता सकता हूं, बट मैं 99% ऑफ द टाइम नहीं बताता हूं, क्योंकि आप समझ नहीं सकते। सोचो अगर इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दे देते तो क्या होता था? हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग इनकम टैक्स बनाती थी, बराबर है। मतलब महाराष्ट्र में अलग रेट से टैक्स लग रहा है, यूपी में अलग रेट से टैक्स लग रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन को छोड़ दो, अभी मैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन बताता हूं। बहुत सारे लोग दुबई के अंदर, आपने सुना होगा कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो दुबई में है, इंडिया के अंदर इसकी सब्सिडरी है, मतलब जो मेन कंपनी है वो दुबई में हेडक्वार्टर्स है। क्यों दुबई में हेडक्वार्टर्स है पता है उनके? क्योंकि दुबई के अंदर टैक्स 2% लगता है नॉर्मली, इंडिया के अंदर 30% रेट है, इसलिए लोग दुबई में जा जाके बिजनेस खोल रहे हैं। जब लोग देश बदलने को तैयार है, तो मेरे को एक बात बताओ, एक देश के अंदर इतनी स्टेट्स है,
महाराष्ट्र में अलग रेट है, यूपी में कम है, लोग क्या करेंगे, बोले चलो भैया बॉर्डर ही क्रॉस करनी है यूपी की। हाँ, कुछ लग रहा है क्या? कुछ नहीं। यहां से गोवा जाते हो 3 स्टेट लगती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथी गोवा आती है, अगर कभी बाय रोड गए हो तो। सोचो, महाराष्ट्र में ज्यादा रेट है, लोग बोलेंगे मैं कर्नाटक में जाके बिजनेस करता हूं। ठीक है, ये बॉर्डर तो बॉर्डर है, इधर बॉर्डर है, ये इधर कर्नाटक, इधर महाराष्ट्र। ठीक है, दुकान यहां पे, आदमी चेयर लगा के इधर बैठ रहा है, क्यों? बोले ये महाराष्ट्र में रहना है मेरे को, पर जब टैक्स लेने आ गया मैं तो कर्नाटक में हूं। अब लॉजिक समझो। तो ऐसा मुंह उठा के कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, हर चीज का लॉजिक है, पर ये समझा के क्या उखाड़ लूंगा मैं आपको? अब बताओ क्या समझा तुम? और समझ गया भी तो क्या हासिल कर लिया तुमने? ये वक्त के साथ आपको वैसे ही समझ में आएगा, ये मेरे टीचर ने मेरे को नहीं समझाया था। ठीक है, चलो, तो ये इसलिए बताया कि बाबू एक आधा कोई ऐसा जिसके दिमाग में आड़ा टेढ़ा चीजें आती है तो अपने ख्याली पुलाव अपने ही दिल में रखे। वक्त के साथ आप खुद ही उतने समझदार हो जाओगे कि ये नाम था। ठीक है ना, चलो डन भाई। तो ये बात हुई है अपनी, यहां तक कोई आपत्ति किसी बच्चे को बताओ? अभी एक चीज लिख लो, ये बाद में ना ये तकलीफ देता है, सीबीडीटी क्या होता है, सीबीआईसी क्या होता है। हाँ, महक अग्रवाल एक बच्ची पूछ रही है, सर टैक्स में सब चैप्टर्स में अमेंडमेंट आते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। सर कौन सा चैप्टर पढ़े जिसमें कोई अमेंडमेंट ना हो? ये मैडम पता नहीं मेरे को आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। और पहली बात तो आप पूरा सिनारियो बताइए तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। और सेकेंडली, अगर आप रेगुलर क्लास में आके ये बोल रहे हो कि सर हम कौन से चैप्टर पढ़े जिसमें कोई अमेंडमेंट ना हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं 2024 में आप कोई भी एग्जाम दो उसके लिए पूरी की पूरी अमेंडेड है। आई अगेन रिपीट, 2024 में आप कभी भी एग्जाम दो, 31 दिसंबर 2024 में भी अगर आपका एग्जाम है तो आपको यही एप्लीकेबल है। और अगर 2025 में आपका एग्जाम है तो आपको फाइनेंस एक्ट जो अभी आएगा वो एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद ऐसे सवाल ना पूछे कृपया करके। ये वो लोग रहते हैं ना जो जिनके घर के आजू बाजू छोटे मोटे वो रहते हैं, वहां लोग उनको कुछ भी पढ़ा देते हैं, फिर वो धोखे में आ जाते हैं, फिर पूछते हैं सर ऐसा बता दो ये बता दो। भाई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट लेके बैठे हैं, चिंदी कुछ भी पढ़ा देंगे क्या? तुम पता है हमारे वक्त क्या होता था? हमारे वक्त ना हमको अमेंडमेंट वमेंडमेंट नहीं पढ़ाते थे। आरटीबी आएगी एग्जाम के 2 महीने पहले, उसमें से अमेंडमेंट कर लेना, खत्म भाई। अमेंडमेंट नहीं, तब अमेंडमेंट बैच लेती, एक विनोद गुप्ता सर थे, ठीक है, वो अमेंडमेंट बैच के 1500 रुपए लेते थे अलग से। अब हम लोग को बोलते हैं भैया हमारा यूट्यूब पे वीडियो देख लो प्लीज, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो वक्त इतना बदल गया है। वो 2012 की बात थी, 1500 रुपए दिए थे मैंने अमेंडमेंट वीडियोस के। और वो भी अमेंडमेंट वीडियोस ऐसे नहीं, मोबाइल में नहीं आते थे, वहां सेंटर पे जाके तुमको करना पड़ता था। क्या वक्त बदला है। समझ आ रहा है? नया चैप्टर है, नया सब्जेक्ट है, कुछ भारी भारी नहीं है ना। और ये भारी है नहीं क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हो, आप स्टेट गवर्नमेंट देखते हो, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भारी नहीं है। ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, हाँ बराबर है सर, आप इनकम टैक्स भरते हो, आप पैसा कमा रहे हो, जीएसटी आपको दिखेगा सामने सामने, मैं जीएसटी ले रहा हूं आपसे, आपको दिखेगा मैंने ये एसी खरीदा है आपको सर्विस देने के लिए, तो सर्विस पे जो जीएसटी लगे हुआ इसका क्रेडिट मैं लूंगा, तो सामने दिखेगा। 75% बच्चे टैक्स के वजह से फेल होते हैं। अपने सीनियर्स को पूछ लेना भैया कहाँ फटती है आपकी, बोले टैक्स। मैं प्रणव जान कोई सब्जेक्ट पढ़ा है समझ लेना, सब्जेक्ट हार्ड है। मैथ्स भी अपन इसलिए बढ़ाते, ठीक है, टैक्स भी अपन इसलिए बढ़ाते हैं, फाइनल में डीटी होंगे तो उसमें मौत है, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपकी नानी याद आ जाएंगी आपको। तो ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है भाई, इतना बड़ा है ना खत्म ही नहीं होता। तो उसके लिए 2 ही चीजें, डे 2 बता रहा हूं, ज्ञान में फैलता नहीं क्लास में, डे 2 बता रहा हूं, अभी से स्टार्टिंग से, मतलब जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट के तीसरे दिन से मैं रिवीजन चालू करवा दूंगा क्लास के अंदर, और तब तक होपफुली अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ मैं मेरी स्पीड से जा रहा हूं, मैं वो नहीं देख रहा हूं
कि प्री रिजल्ट है बेटा, चलो ठीक है तुम आधे घंटा 40-45 मिनट आओ, नुम 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 नुम, बढ़िया अच्छा है ना, जाओ वापस जाओ घर पे बेटा, डेमो ले लो, चलो। डेमो तो देते ही नहीं हम, मतलब ठीक है जिसको डेमो लेना है अच्छा है, ठीक है, नहीं लेना है बात जा आपने जा। सर्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन से दूर आ गए। प्रॉपर बैच रहेगी, मैंने बोला था 8 दिन 2 घंटे, सिर्फ 8 दिन 2 घंटे। 9वां अगर लेक्चर लूंगा मैं आपके रिजल्ट के पहले तो 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और ये ऊपर से भगवान आ गया तो भी नहीं बदल सकता, क्योंकि अभी आपकी बात सुनूंगा फिर आप ही गाली मारोगे मेरे को। हमारा ग्रुप 2 शुरू हो रहा, टैक्स कब खत्म कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा ठीक है आप 3-3 6 घंटे आ जाओ। आपके दिमाग में तो जाना चाहिए ना, 3 घंटे के ऊपर दिमाग में कहां से जाएगा, नहीं जाएगा। उसके लिए अभी से डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये जो प्री रिजल्ट बैच चालू कर रहा था मैं ही उसके लिए नाच रहा था। संडे, अच्छा तुमने फाउंडेशन में कभी संडे लिया अपन ने? नहीं ना, फाउंडेशन में संडे लिए कभी नहीं ना, लिया क्या? अरे मैं हर बार बोलता था संडे बैच लेंगे, फिर मैं लेता था क्या? नहीं। ठीक है, कल संडे ना, इंटर में बदल गई ये चीजें, कल बैच होंगी भाई। हाँ जी, मैं पूरा देखो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस एंड माई सब्जेक्ट। अब लॉ चलेगा नहीं चलेगा, अकाउंट चलेगा नहीं चलेगा, जो भी सब्जेक्ट आपके चलेंगे नहीं चलेंगे वो उन पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। और तुमको तो मालूम है आई एम वेरी गुड एट लेक्चर स्नैचिंग, ठीक है। मतलब कभी कोई फैकल्टी बीमार हो जाती है, मैं फाउंडेशन की लेक्चर तो ठीक है ले ही लेता हूँ ऐसे घूमते फिरते। इधर अगर मौका मिले भगवान की दया से कोई बीमार पड़ जाए तो अपन खाली रहे तो अपन ले ही लेंगे, ठीक है ना। ये फाउंडेशन वाले जो मेरे से पढ़े उनको पता है कि देखो भाई सिंपल फंडा है, जितना जल्दी मैं आपको छोड़ूंगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। मैं क्लास के अंदर मतलब लिटरली, आप कभी अगर ये स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स है, अभी आप थोड़े बड़े नहीं हुए ना, इसलिए आप फाउंडेशन वाले या डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हो, ग्रेजुएशन वाले, इसलिए बड़े ही नहीं हुए आप। अभी 1 हफ्ते में आप बड़े हो जाओगे, 1 हफ्ते के बाद देखना आप बोलोगे सर रुक तो जाओ, ठंड पाओ, लिखने तो दो। बोलूंगा ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। और कितने बार आप वीडियो में सुनोगे कि रिकॉर्डेड वाले बच्चों को बोलूंगा बेटा तू पॉज करके लिख ले, टाइम नहीं देता मैं उतना। कहां से टाइम देगा, 4 महीने जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स को जहां पे लोग 180 घंटे पढ़ाते हैं, वहां टैक्स को लोग 300 घंटे पढ़ाते हैं। उसी 300 घंटे को मैं 220 घंटे में खत्म करता हूं। और ऐसा नहीं कुछ कंटेंट छोड़ा, बहुत ज्यादा मिलेगा आपको दुनिया से। हाँ क्यों? क्योंकि नहीं, उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्लास में कि मेरा ये था मेरा वो था। बच्चे को बोलना है भैया देखो तुम्हारा क्या है ना वो घर पे रखो, हमको कंटेंट पढ़ाओ, जान दो दुनिया फास्ट हो गई है। और मेरे को ऑनेस्टली कोई इतनी खास मजे भी नहीं आती है, मैंने ये उखाड़ लिया मैंने वो उखाड़ लिया, वो इंस्टाग्राम जिंदा है उसके लिए देख लेना, सीधी बात है यार। ठीक है, तो 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के बाद बदल जाएगा। तो सिंसियरिटी की लेवल अपने को बढ़ानी है। सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, ये कभी भी नहीं लगेगा आपको कि मेरे को टैक्स समझ नहीं आ रहा। मतलब गधा भी पढ़ा देना तो भी आपको लगे अरे ये बराबर मैंने देखा है, क्योंकि आप देखते हो। मैथ्स में कैसा था, सब हवा में था, 4 बहनें 4 भाई, बीच में बैठाना है, बताओ कैसे? अबे साला काय को भाई बहन के बाजू में बैठेगा, वो लड़की नहीं ढूंढेगा अपनी, है ना। उसमें ऐसा सब कुछ ख्याली बुलाव था। एक एक्स है, दूसरा वाई, एक्स तो समझा है, वाई कहां से आई है, ठीक है। तो उसमें समझ नहीं आता था, पर यहां सामने दिख रहा है। अच्छा इसलिए 2 अलग अलग बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड और सेंट्रल सीबीएसई का बोर्ड। अच्छा आप समझा सर, तो यहां सब समझ में आएगा। दिक्कत समझने में है ही नहीं, समझा तो ये मैडम इसको देंगे तो भी इसको भी समझ आ जाएगा। दिक्कत है पूरी चीज को समअप करना और ध्यान में रखना। उसके लिए आपको मंडे से, आज का दिन कल का दिन छोड़ दो, चिल करते अपन। मंडे चालू हो जाएगा टैक्स कैलकुलेशन। ये पूरा है ना, ये थोड़ी आता है एग्जाम में, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि भैया कहां से आया हुआ है पूरा। नहीं तो पता लग रहा है इनकम टैक्स ले रहा है, बोले इनकम टैक्स कौन लेता, पता नहीं है। मैं बता सकता हूं तुम्हारी इनकम बताओ, मैं इनकम निकाल के बताता हूं टैक्स कितना है, पर इनकम टैक्स कौन लेता ये नहीं पता, एंट्री नंबर 82 नहीं पता। ऐसा आदमी अगर गया आगे दुनिया में प्रैक्टिस करने, क्लाइंट आएगा थूक के जाएगा तुम्हारे मुंह पे, तो वैसा भी नौबत ना है अपने, ठीक है।
तो इनकम टैक्स इसलिए अपन ये बेसिक पढ़ रहे हैं. मंडे मैक्स, टुमारो इज द क्लास, टुमारो यू विल हैव द क्लास. मेरा पूरा का पूरा, कोई और नहीं ले रहा है, छुट्टी चाहिए, मैं डबल. ठीक है ना. हाँ. भाई हर बार होता है, सब सब्जेक्ट हो जाते हैं खत्म, टैक्स ही बचता है. लोग का 15 दिन बचता है, मेरा 6 दिन बचता है, पर बचता है. ठीक है. तो उसके लिए अपन मस्ती नहीं कर सकते जिंदगी में. और इसके अंदर कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कैलकुलस जैसा जो बोल देंगे बेटा छोड़ दिया चल जाओ, क्योंकि इसमें ना सब लिंक्ड है, सब लिंक्ड है. ठीक. हाँ. तो भाई ये यहां पे अपन आ गए. तो अपने को क्या करना है, बस दो ही चीजें ध्यान में रखो कि चीजों को अभी से समअप करते चलो. मैंने फाउंडेशन में भी तुमको बताया था कि भैया 200 क्वेश्चंस है, आपके पास टाइम नहीं रहेगा वो क्वेश्चंस बनाने के लिए एग्जाम के दिन. इंपॉर्टेंट मार्क करते चलो. यहां पे ऐसा होगा कि मैं पहले से ही आपको मार्क करवाऊंगा, ये 5वां क्वेश्चन है, ये आपको करने का है. तो आपको जो मैंने बोला था 2-2-4 रजिस्टर्स आप भरोगे, उसके साथ में एक 100 पेज की बुक ना रखो, डायरी रखो तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है. स्पाइरल बाइंडिंग वाली डायरी. ठीक. वो डायरी के ऊपर क्या करने का, बेसिक चैप्टर लिखने का, उसके क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने का पूरे, कि भैया कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्योंकि पहली बार आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेकेंड बार वापस से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई सेंस है क्या? 25 में से 10 पे लेके आओ, फिर 10 में से तीसरे बार जब आप सॉल्व करोगे, टेस्ट होंगी तब, वो 10 में से 4 क्वेश्चन बचने चाहिए. अब ये 4 क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करना है एग्जाम के दिन, उतना ही टाइम है आपके पास, उससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है. क्लियर. अब आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट का नाम बोलो. अभी के लिए इनकम टैक्स, टैक्सेशन नहीं, अभी के लिए इनकम टैक्स. ये टैक्स का पूरा बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह मैंने आपको बता दिया, कहां से आया कैसे आया. अब बात करते हैं इनकम की. अब बात करते हैं इनकम की. सिर्फ आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं, ये सब चीजों को अपन आगे पूरा का पूरा एकदम शिद्दत से पढ़ने वाले. मेरे को बताओ, आपको जितनी चीजें पढ़ानी थी वो फिक्स थी. जैसे पहली से 10वीं में आपको जितनी चीजें पढ़ानी थी सारी की सारी फिक्स थी ना. फिर इसको क्लास में डिवाइड क्यों करा? लेवल के हिसाब से. ठीक है. इसको क्लास में डिवाइड क्यों करा? लेवल के हिसाब से. अब आपके अगेन अपना वही एग्जांपल, कपड़े रखे हुए, जीन्स अलग में, शर्ट अलग में, टी शर्ट अलग में, लोअर्स अलग में, नाइट वेयर्स अलग में रखे हुए ना. क्यों? प्रॉपर सेग्रीगेशन रहे, बराबर ना. एक आदमी जितना पैसा कमाता है, सारा का सारा पैसा टोटल मारो, सारा का सारा पैसा टोटल मार दो, और एक साथ टैक्स ले लो, खत्म. एक परसेंटेज डिसाइड कर लो, टैक्स ले लो. अगर वैसा करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. इसलिए जो आपकी इनकम है ना, आपकी जो इनकम है ये 5 हेड्स, 5 हेड्स में डिवाइडेड है. कितने हेड्स में डिवाइडेड है? 5 हेड्स में इनकम डिवाइडेड है. पहला हेड कौन सा है? सैलरी. पहला हेड कौन सा है? दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, मैं अभी समझाता हूं सारा. तीसरा PGBP, चौथा CG, पांचवा IFOS. ये 5 हेड्स है, लिख लो इसको. जो बच्चा ऑनलाइन वाला है मुझे माफ करना, जो ऑनलाइन देख रहा है, रिकॉर्डेड नहीं, मुझे माफ करना, मैंने कोई और बैच की स्ट्रीम चालू कर दी थी, इसलिए ये बीच में से चालू हुआ है. आई मेक श्योर ये पूरी की पूरी वीडियो जो स्टार्टिंग से लास्ट तक की मैं चैनल पे अपलोड करवा दूं, आप उसको देख लीजिएगा, स्टार्टिंग के आधी घंटा. ठीक है. बाकी आगे का आप कंटिन्यू कर सकते हो. जो हेड्स है, सॉरी, जो इनकम है वो 5 हेड्स में डिवाइडेड है. क्यों डिवाइडेड है? ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए. ठीक है. सर 5 में क्यों है, 10 में क्यों नहीं है? अगेन, आपको भगवान ने 2 आंखें क्यों दी है, 3 क्यों नहीं दी है, मेरे को नहीं पता. ठीक है. हाँ सर मेरे को 6 में करना है, कर लो. आप अपनी इनकम 25 में कर लो. नहीं मेरे को पूरे देश की 25 में करना है, तो वो पोजीशन पे चले जाओ, मैंने कहा रोक रखा है. ठीक है. सैलरी में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? जो आपको अपना एम्प्लॉयर देता है.
मतलब जहां आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, आपका कोई एम्प्लॉयर है, समझा गया, वो सैलरी इनकम आती है। जैसे मेरे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, उनको मैं जो इनकम दे रहा हूं वो क्या है, सैलरी है उनकी, है ना। तो उनकी जो इनकम जाएगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगी। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है, रेंटल। मेरे को तो लगा था घर से होने वाली सारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आती होंगी। अरे बाप रे, ओन करते हो, रिवीजन में आया था क्या वो दिन, फिर कहां से पता तेरे को ओन वोन। अरे हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ये मराठी ठीक है, मेरे को बोल दिया, इंटरव्यू में दोगे तो कैसे जमेगा। नाही, लेट्स बी मराठी फ्रेंडली, मेरे को भी मराठी आती है, ठीक आहे बेटा, तुम्ही जे सांगितलं ना ते बरोबर आहे, असं मी म्हटलं चालेल. तो इंटरव्यूअर म्हणते कोण तुम्ही, उसका रेडी अभी से होना पड़ेगा ना. आप क्या लगता है एक दिन में चेंज हो जाता है क्या, नहीं. मेरी लैंग्वेज में अभी तक मारवाड़ी एक्सेंट आता है हिंदी में, और तुमको लगता है बोले ये तो क्या है, नॉर्मल है सर. मैं आपको फनी लगता हूँ, आप प्यार करते हो मेरे से. किसी नए इंसान के बाद जो वो बोलता आपकी हिंदी भी सही नहीं है सर. ऑनेस्टली मैं एक बार 2018 में एक जगह पे टीचिंग के इंटरव्यू के लिए गया था. उनने मेरे को ये बोल के नहीं लिया कि आपकी हिंदी भी सही नहीं है, आपकी हिंदी में भी एक अजीब सी एक्सेंट है, वो मारवाड़ी एक्सेंट है. मैं तो बोला चल भाई ठीक है रख लेता, मैं अपना राज्य बनाऊंगा. वो तो खैर ठीक है, बट आप इंटरव्यू में जाओगे ऐसा बोलोगे क्या, नहीं. तो अभी तो मेरे को बोल दिया, बट कोशिश करिए ओवर द टाइम उसको हिंदी में और थोड़ा थोड़ा बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की. ठीक है. हाँ सांगा काय म्हणता. हाउस प्रॉपर्टी में वो इनकम आती है जो रेंटल इनकम होती है. ठीक है. आपने घर को रेंट पे दिया या आपने बिल्डिंग को रेंट पे दिया, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं जाते. आप बिल्डिंग को रेंट पे देके जो इनकम कमा रहे हो, रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग. मैंने बिल्डिंग क्यों लिखा, यहां पे तो सर हाउस था. ये सब बातें कहा जाएंगी अपन. अरे इस पे अपन ये पूरे इस पे 30 लेक्चर लगने वाले. ये पूरे के पूरे हेड्स ऑफ इनकम है ना, इस पे 30 लेक्चर पढ़ेंगे अपन, 3 घंटे के पूरे, 90 घंटे. इसी में जिंदगी है. देखो मैं ये जो टैक्स है ना, ये आपको अगले 6 दिन पढ़ाऊंगा, 6 डेज. और ये इनकम क्या होती है ये मैं आपको 30 डेज पढ़ाऊंगा. तो अगले 6 लेक्चर अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि इनकम रही तो कितना टैक्स होता है. बट इनकम क्या है ये अगले 30 दिन पढ़ेंगे अपन. ठीक है. तो सबसे पहले सैलरी में हेड में, सैलरी वाले हेड में कौन सी इनकम आती, जो जॉब से आ रही है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है. ठीक है. एम्प्लॉयर मतलब मालिक. ठीक है. हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है, जो आपके पास बिल्डिंग है, आपने किसी को किराए पे दिया. जैसे आप पीजी लोग में रहते हो, ठीक है, कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं. ठीक है. मैं पीजी की बात नहीं कर रहा हूं, पीजी अलग है. क्यों, पीजी में घर के साथ में आपको दूध, चाय, गर्म पानी, अदर फैसिलिटीज भी दी जाती है. कौन लोग पीजी में रहते हैं, तो आपको दूध भी मिलता होगा सुबह, नहीं मिलता, तो आपकी कुछ भी नहीं मिलता, तो उसको पीजी नहीं बोलते, उसको रेंटल इनकम, वो रेंट है. पीजी मतलब पेइंग गेस्ट. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स. ये इसकी टेक्निकलिटीज और टैक्स इंप्लीकेशंस पे अभी नहीं जाते, नहीं तो अपना काम रह जाएगा. ठीक है. हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम जाती है, घर को किराए पे देके. घर मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग को किराए पे देके. ये जो बिल्डिंग, ये जो क्लासरूम हमने रेंट पे ले रखा है ना, इसका जो ओनर है उसके हाथ में भी ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है. सर इसमें डाउट है, नहीं, इसका डाउट एंटरटेन नहीं करेंगे. काहे को, 6 लेक्चर पढ़ेंगे भाई उसमें, तब जाऊंगा ना डिटेल में. पीजीबीपी, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, पी फॉर प्रणव, नहीं, जी फॉर नहीं, पी मतलब प्रॉफिट्स. पी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स. क्या होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक. प्रॉफिट्स मतलब क्या है, जो डायरेक्ट पैसा आ रहा है. गेन्स मतलब जो बिजनेस के वजह से आ रहा है. अब ये दोनों में क्या होता है, ये इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे अगेन. ठीक है. जो आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस समझते हो, प्रोफेशन समझते हो. मैं सीए हूं,
मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रोफेशन है मेरा, ये मेरा प्रोफेशन है। और अगर मैं उस छोड़ छोड़ आपका बिजनेस क्या है? जो मेरे पापा करते फर्टिलाइजर्स बेचते, वो उनका बिजनेस है। मेरा ये क्या है? प्रोफेशन है। बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, उससे आपको कोई इनकम हो रही है, कहां टैक्सेबल होंगी? पीजीबीपी। बिजनेस की इनकम पीजीबीपी। सीजी मतलब कैपिटल गेन्स। सीजी मतलब कैपिटल गेन्स। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा, जैसे घर बेचे अपन ने, ठीक है, घर आपका कैपिटल एसेट होता है। आपने घर बेचा और उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल गेन्स में जाता है, ठीक है। आपने सोना बेचा, वो जो आपके कान के झुमके हैं ना, वो बेचे आपने, ठीक है। नहीं, कान के झुमके तो पर्सनल इफेक्ट्स में आ गए, छोड़ दो उसको, माफ कर दो। नहीं सर, ज्वेलरी है वो। आपको बताऊं क्या, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, वो भी आपका कैपिटल एसेट है। जो झुमका गिराने वाला झुमका था ना, वो जो गिर गया, मेरे को छपड़ा, मैंने बेचा, ठीक है। तो अगर आप किसी कैपिटल एसेट को बेचते हो तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन्स में जाएगा, ठीक है। अभी बस ये सुनना है आपको। ऐसा देखो, कैसा ये नया है और इंटरेस्टिंग है। बच्चों को क्या लगता है? सर बताओ, पूरा बताओ, बताओ ना कैसा दिखता है कैपिटल एसेट। शुरू करूं? सेक्शन 2 क्लॉज 14 सेक्शन के साथ में पूरा डेफिनेशन खत्म कर दूंगा। आपका वो डायलॉग रहेगा, कौन सा? अच्छा तो लगा पर समझ नहीं है, उसका कोई फायदा ही नहीं है भाई। आगे पढ़ेंगे ना पूरा बढ़िया से, पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी कैपिटल एसेट को आप बेच रहे हो, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे आपके पास सोने के बिस्किट पड़े, सोने के बिस्किट पता है ना, सोने के बिस्किट पड़े, वो आप बेच रहे हो, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है? कैपिटल एसेट है। और जो इसके अलावा कहीं और जाता है, जो किसी और की नहीं, वो मेरी है, इनकम। इनकम फ्रॉम, वाह 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 वाह, तुमको इतने नाम पता है रे। अदर सोर्सेस, मतलब जो ये चारों की नहीं है, वो मेरी है, जिसका कोई नहीं। एक इनकम है, सैलरी बोलती है मेरी नहीं है, तू चल निकल यहां से, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी बोलती है मेरी नहीं है, पीजी बोलती है नहीं नहीं मेरी नहीं है, कैपिटल गेन्स बोलता है मेरे पास तो आना ही नहीं, आईएफओएस बोलता है आज आज मुझ में समा जा, ठीक है। तो आईएफओएस में अदर सोर्सेस वाली इनकम है, जो किसी की नहीं है, वो इसकी है भाई। मैं ये, अच्छा तुमको लग रहा है ना मैं ऐसी गंदी बातें कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉ कहता है जो इनकम कहीं और फॉल नहीं करती वो इस पे फॉल करती है, ठीक है। हाँ, तो एनी इनकम जो एग्जम्प्ट नहीं है, मतलब विच इज टैक्सेबल एंड विच डज नॉट फॉल अंडर एनी अदर हेड, फॉल्स अंडर द हेड आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने बस हिंदी ट्रांसलेशन बनाया। मैं बहुत सीधा आदमी हूं भाई, ठीक है। डन है। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये हेड्स ऑफ इनकम की अपनी कम से कम 30 लेक्चर्स होंगे, मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। पहला क्या है? सैलरी। सैलरी में कौन सी इनकम जाती है? सैलरी वाली इनकम, मतलब जो आप जहां पे जॉब करते हो वहां से आपको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम जाती है? जो घर को, बिल्डिंग को रेंट पे दिया, घर नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्डिंग लिखा है मैंने वहां पे। क्यों सर, घर में और बिल्डिंग में फर्क है क्या? हाँ, क्या फर्क है उसके लिए अपन आराम से पढ़ेंगे सेक्शन 22, ठीक है। फिर तीसरा पीजीबीपी। कौन सी इनकम? बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी इनकम हो रही है वो पीजीबीपी। कैपिटल गेन्स में कौन सी इनकम जाएंगी? जो कैपिटल एसेट को बेच के, जैसे आपने शेयर्स बेचे, ठीक है, जैसे आपने बिल्डिंग बेचा, जैसे आपने घर बेचा, आपने खेत बेचा, नॉन एग्रीकल्चर वाला आपने प्लॉट बेचा, तो ये सारे आपके कैपिटल एसेट है। और इनको बेच के जो इनकम हो रही है वो कहा जाएगी बच्चों? कैपिटल गेन्स में जाएगी, ठीक है। और जो किसी और की नहीं, वो आईएफओएस की है। जो इनकम किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होती है। ये इनकम का बेसिक इंट्रो था कि आपको बस धुंधला धुंधला पता रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आलोक बोलेंगे भैया बता कितने हेड्स ऑफ इनकम है। अरे तू टैक्स पढ़ रहा है, तेरे को पता नहीं हेड्स ऑफ इनकम क्या रहते? आप साला मेरे पे डाउट करने लग जाओगे, मास्टर पढ़ रहा कि नहीं पढ़ा रहा बराबर, ठीक है। तो ये इनकम के हेड्स है।
इनका अभी अपने को आज और अगले 15 लेक्चर में, 15 नहीं 12 लेक्चर्स में कुछ काम नहीं है। मतलब पहले के टोटल 12 लेक्चर्स में कुछ काम नहीं है। अपन पहले पूरा बेसिक पढ़ेंगे, फिर पूरा अपन रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने को यहां पे जंप करना है। ठीक है, तो अगेन कमिंग ऑन टू द टैक्स, बचपन की बात है। यहां तक ये लिखना है, किसी नालायक को लिखना है तो लिख लो भाई, फिर मेरे नाम से चिल्लाते बच्चे। अच्छा लिख लिया तुमने? अरे बाप रे, तुम्हारी स्पीड बढ़ गई बे। नहीं बढ़ी। मैथ्स में बोले तुम एक बात बोलते थे और 4 क्वेश्चन रहता था, इसमें तुम 400 बातें बोलते हो और छोटा सा लिखना रहता है, वही तो फर्क है। अब बचपन का प्यार, वापस बचपन का सवाल, एक्ट बड़ा है कि लॉ बड़ा है? अच्छा आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना? टैक्सेशन छोड़ गया, हो गया टैक्स खत्म। अब अपन पढ़ रहे इनकम टैक्स, ठीक है ना? और अगले पता नहीं कितने लेक्चर्स लगते हैं, उतने दिन अपन इनकम टैक्स ही पढ़ेंगे। जब मैं बोलूंगा अपन अब जीएसटी पढ़ेंगे मित्रों, तब आप सोचना कि अपन जीएसटी पढ़ रहे हैं। तो तब तक, जब तक मैं ये नहीं कह देता कि अपना इनकम टैक्स खत्म हो गया और अपन जीएसटी पढ़ रहे हैं, तब तक अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो तब तक टैक्स मतलब इनकम टैक्स, ठीक है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, तो सर डायरेक्ट टैक्स भी बोलते क्या? मैं कभी नहीं बोलता डीटी, ठीक है? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स लॉज। आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो मुन्ना इनकम टैक्स लॉज पढ़ रहे हो, ठीक है? एक और चीज आपने सुनी होंगी कि सर एक इनकम टैक्स की एक्ट भी है, सुना है क्या आपने? इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट भी एक इनकम टैक्स लॉ है, एक इनकम टैक्स एक्ट है। बताओ बड़ा क्या होता है? लॉ बड़ा होता है, टैक्स बड़ा होता है? लॉ बड़ा होता है या एक्ट बड़ा होता है? अरे बोलो, ऐसे तुक्का मार रहे हो, सोच के बता रहे हो? लॉ बड़ा होता है कि एक्ट बड़ा होता? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बोलो, लॉ बड़ा होता है कि एक्ट बड़ा होता है? भाई लॉ बड़ा होता है। सर ये इनकम टैक्स लॉ है ना, इसके अंदर आती है चीजें, क्या क्या आता है? पहला आता है इनकम टैक्स एक्ट, कब का? 1961। दूसरा इनकम टैक्स रूल्स आते हैं, ठीक है? रूल्स आते हैं। फिर तीसरा नोटिफिकेशंस आते हैं। चौथा सर्कुलर्स आते हैं। पांचवा केस लॉज आते हैं। ये तो मैं ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, अभी फाइनेंस एक्ट वगैरह भी आएंगे, ठीक है? तो ये लॉ है ना, जब अपन इनकम टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। तो बताओ लॉ बड़ा है कि एक्ट बड़ा है? लॉ बड़ा यूनिट है। लॉ इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, लॉ इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, एक्ट इज अ नैरोअर कंसेप्ट। लॉ के अंदर एक्ट आती है, तो एक्ट लॉ का एक पार्ट है। तो अगर मैं इसको इनकम टैक्स के टर्म्स में बोलूं तो इनकम टैक्स एक्ट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। वापस से आई रिपीट, ध्यान से, इनकम टैक्स एक्ट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ये सुनो, अरे ये सुनो, ठीक। अब आपको लग सकता है सर ये टैक्स थ्योरी सब्जेक्ट है क्या? नहीं मुन्ना, बस 2 दिन है। मैंने वही कहा ना कि पहले एक बार बेस तो बनाना पड़ेगा ना। आपको पता ही नहीं इनकम टैक्स कहां से है, कितने सेक्शन है, क्या है उसमें। सीधा क्वेश्चन करवा दूं, चलो बताओ 10 लाख की इनकम में टैक्स निकालो, वो बेसिक नहीं क्लियर होगा। तो बस 3 दिन का प्यार है, उसके बाद हर आधे घंटे के बाद आपको पेन लिखना पड़ेगा। और वादा कर रखा है 4 किताबें तो भरेंगी कम से कम। तो अब सोचिए कितनी उंगलियां टूटने वाली है। जिन गरीबों की राइटिंग स्पीड कम है, घर पे रात रात में जग जग के लिखना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि बहुत लिखना है, नहीं तो पेपर ही नहीं होगा। 40 नंबर का पेपर लिख के आओगे। जो वो गोले मार के पास हुए ना, जय माता दी दा, उनको बता रहा हूं, ठीक है? हाँ। तो इनकम टैक्स लॉ में बहुत सारी चीजें आती है।
तो ये जो सारी चीजें हैं ये कंपोनेंट्स है इनकम टैक्स लॉ के ये पार्ट्स है, ठीक है। हाँ, ये हियर लिखने की जरूरत नहीं है, भी देख लो इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये यहां पे दे रखा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, द फाइनेंस एक्ट, इसी को लिखा जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, कोर्ट्स डिसीजन, इसी को क्या कहते हैं, केस लॉज। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा ना, धर्मदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, एन एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, पढ़ा है ना, वो केस लॉ ही था। वो केस लॉ के बाद में लॉ बना है, काय को वो बताता हूं, ठीक है। तो बड़ा यूनिट क्या है, लॉ है कि टैक्स एक्ट है, लॉ बड़ा है, लॉ के अंदर एक्ट आता है, तो लॉ के कंपोनेंट्स है। अब अगर आप कहीं पे भी जिंदगी में देखोगे तो आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा कि भाई ये जो कंपोनेंट्स है ना इनकम टैक्स लॉ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता, नहीं आता भाई, नहीं आता इस पे क्वेश्चन, झूठ है ये, इस पे क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता। अगर इस पे क्वेश्चन आ गया ना तो मेरे को इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड पे शक हो जाएगा। बट इसके अंदर एक आधी चीज है जैसे इंपॉर्टेंट है, वो 2 मार्क के लिए आती है, और 2 मार्क के क्वेश्चन पहले आया करते थे, और गलती से कभी इस पे क्वेश्चन आ भी गया तो आप वैसे ही लिख पाओगे। पूरा इतना एक्ट पढ़ने के बाद तुमको ये नहीं पता रहेगा क्या कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तुमको ये नहीं पता रहेगा क्या कि प्रोविजोस क्या होते हैं, पता रहेगा, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना, उसके बिना आप टैक्स ही नहीं समझ सकते। तो इसको बैठ के रटना नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स है, क्या क्या है, इनकम टैक्स एक्ट, पहला क्या है सर आपको पेपर देना है हमारे साथ, आप रिवीजन शुरू कर दो, हम देखते हैं आपको, है ऐसा है। दीदी मेरे को पेपर देना है, मेरा हो गया, माझं झालं, तुम्हारी बारी है। इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट मतलब पता है ना क्या होता है, पार्ट्स, क्या क्या किन चीजों से इनकम टैक्स लॉ बनता है। सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट, नंबर बताओ, 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद में इनकम टैक्स रूल्स, पहले एक्ट तो बना दिया बट एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए रूल्स बनाए। चीजों को समझो, फ्लो को समझो, फ्लो समझ गए ना तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बैठ के लोग रट्टा मारते इसको। इनकम टैक्स लॉ जो कि बड़ा यूनिट है, इसके अंदर 6 और बच्चे इसके। सबसे पहला बच्चा कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक्ट तो बना दिए, अब एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए, एक्ट से प्रॉपरली चीजें चलाने के लिए रूल्स बनाने पड़े, तो 1962 में इनकम टैक्स रूल्स बनाए, ठीक है ना। अब 1961 का एक्ट टैक्सेशन का पॉसिबल है क्या कि 2024 में चले, नहीं, तो उसके लिए हर साल एक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। वो किसके थ्रू आते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। हमने तो सुना था बजट से चेंज आता है, सुना था ना तुमने, सुना था कि नहीं सुना था, मैंने भी सुना था। मेरे को लगता था बजट अपने टैक्सेशन के लिए आता है, अबे नहीं बे, बजट पूरे देश के लिए आता है, उसमें हर एक चीज का बजट लिखा हुआ होता है कि रोड को कितना पैसा जाएगा, रेलवेज को कितना पैसा जाएगा, ठीक है। अरे हाँ ना, नहीं पता होगा तो आएगा ना अगला जो भी बजट अभी आएगा, उसको देखना आंखें फोड़ के अपनी, ठीक है। बजट के अंदर पार्ट है पूरा ज्ञान रहता अपने लिए, मतलब अपने लिए नहीं, आप तो देश के अच्छे नागरिक हो, आप पूरा बजट देखना। मैं तो सिर्फ टैक्स में जीता हूं, मेरे को दूसरा कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट रोड पे कितना पैसा खर्च कर रही है, किस एरिया को कितना पैसा दिया है, रोड बनाने के लिए कितना दिया है, एजुकेशन सेक्टर में कितना दिया है, मेरे को उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। वो पार्ट ए में आता है बजट के। पार्ट बी में टैक्सेशन की पॉलिसीज आती है, पार्ट बी में टैक्सेशन की पॉलिसीज आती है। तो हर साल वो उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, ये सुना है वर्ड, फाइनेंस बिल होता है। अच्छा ये बता दो बिल एक्ट कैसे बनता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन कहा लेके आ गया भाई तुझसे बात में, तू हर छोटी छोटी बात के लिए बंदूक निकालता है क्या। देखो बिहार में ऐसे ही होता है ना, बिहार में बंदूक निकालते हैं। अच्छा ये सच है क्या बिहार में गन निकलती है,
मतलब कुछ भी निकला कि कट्टा। अपने यहाँ जो गाली देते हैं, वे साले क्या कर रहा है तू, तो बिहार में सीधा उड़ा देंगे भाई। देख के बोला दीदी बोल मत देना, उसने बोला बुक दे दे, ठीक है। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, प्रेसिडेंट का साइन बाद में लगता है। अरे बिल एक्ट कैसे बनता, नालायक को, तुमने लॉ पढ़ा है ना फाउंडेशन में। अरे भाई कोई भी चीज एक्ट डायरेक्टली नहीं बन जाती है, पहले एक बिल पास होता है। हाँ बोलो बोलो, कहाँ घूमता है? अच्छा, पार्लियामेंट में घूमता है झंडू बाम। पहले एक बिल होता है, ठीक है। बिल मतलब प्रपोज्ड, ड्राफ्टेड होता है, एक ड्राफ्ट होता है, उसको पहले लोकसभा में लाया जाता है। अगर लोकसभा में उसको ओके बोल दिया तो फिर उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा में भी उसको ओके बोल दिया तो फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उस पर साइन कर दिया, तब जाके ये बिल नाम का जो बच्चा है ये एक्ट नाम का मर्द बनता है, ठीक है। तो बिल क्या है? ये बच्चा है, और मर्द क्या है? एक्ट है। तो उसमें अप्रूवल्स लगते हैं, पहले लोकसभा का कंसेंट, राज्यसभा का कंसेंट, और फिर प्रेसिडेंट की साइन, ठीक है। तो ये ऐसा जाके बिल, पहले बिल पास होता है, फिर लोकसभा जाता है, राज्यसभा जाता है, फिर प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो ये फाइनेंस एक्ट यहां से ही है, ठीक है। फिर सर्कुलर्स होते हैं, ये डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। फिर नोटिफिकेशंस होते हैं और केस लॉज होते हैं, ये सब मिलके इनकम टैक्स लॉ बनते हैं, ठीक है। चालू करें एक एक चीजें पढ़ना। इनकम टैक्स एक्ट, देखो अभी कार्टून बने शुरू हो जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट कब आया? डेट देखो उसकी क्या है, डेट देखो उसकी क्या है, 1 अप्रैल 1962। साला आया 62 में, लिखा 61 क्यों है भाई? इसका लॉजिक आपको तब समझेगा। अरे रुक तो जाओ, कुछ तुम नहीं समझ सकते हो, मैं बता रहा हूं ना। ये रिटोरिकल क्वेश्चन था। क्या था? रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने सवाल ही आपको पूछा था आपके दिमाग में ये लाने के लिए। ये आप तब समझोगे जब मैं आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी के लिए ऐसा ही है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, पर ये आया कब था? 1 अप्रैल 1962 को। इस एक्ट के अंदर 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल्स है। कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल्स या स्केड्यूल्स, दोनों में से जो भी बोलना है बोल दो। 298 सेक्शंस, 14 शेड्यूल्स। अब लोग बोलते हैं भैया इस पे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आते हैं। मतलब शर्म आ रही है, बच्चों को बैठे बैठे बना रहे हो यार तुम, बेटा याद कर ले, मतलब हल्का है इतना भाई। आगे इतना क्रीम कॉन्सेप्ट है ना, ये पूछेंगे बताओ इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है, वाह वाह तालिया तालिया। बीकॉम चल रहा है ये, इसमें क्वेश्चन नहीं आता भाई, नहीं आता, छोड़ दो उसको, ठीक है। 14 शेड्यूल्स है, खत्म है बात। पता होनी चाहिए बच्चों को सुनाने के लिए। ये 298 सेक्शन है ना, बोलने की बातें हैं। अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ जाए सर हमको पूरा पढ़ना है क्या? ना, आपको उसमें से सिलेक्टेड सिलेबस है, ठीक है। पर क्या सच में 298 ही सेक्शन है? नहीं। अगर टोटल आप प्रॉपरली देखोगे ना, अलग अलग कर करके, तो सेक्शन है लगभग 600 के आसपास। अरे सेक्शन के सब सेक्शन, उसमें क्लॉजेस डाल दिया, तो ये समझा? हाँ। तो 298 सेक्शन है, हर सेक्शन का सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है और सब क्लॉज होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सब सेक्शन क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम फाउंडेशन में लॉ पढ़ के आए हो, तुमको पता है सब सेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? नहीं, ठीक है, नहीं पता तो मैंने यहां पे दिए रखा है, ठीक है। पर मैं ये नहीं बताऊं, ये आज आपकी लॉ की क्लास होंगी होंगी ना, वहां पे लॉ वाले सर को पूछना कि सर सब सेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। अगर उनका बराबर लाइन में चल रहे हुआ तो वो आपको बताएंगे, नहीं तो वो आपको बोलेंगे बेटा मैं थोड़े दिन बाद बताऊंगा, जब तुम वो लायकी के हो जाओगे तो तब वो बता देंगे। और समझो तुमको अगला 1 महीने बाद ये नहीं पता चला कि सब सेक्शन क्या है क्लॉज क्या है, तो तुम मेरे को पूछ लेना, ठीक है। सर ऐसा थोड़ी होगा, हमको बताओ। बोला ठीक है।
ये वाला पॉइंट अपन रखते इसको पेंडिंग, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख लो, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं ऐसे किसी पे नहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। अगला, अ सेक्शन में हैव प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन। वो सुना है आपने, ऑल मेन्स आर डॉग, ऐसी था, ऐसी तो कुछ, तो ऑल मेन्स आर डॉग, ऐसे कुछ तो था। भाई मैं नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं, एक्सेप्शन हूं। तो अगर ऐसा लिखना है तो उसके लिए लिखा जाता है प्रोवाइडेड दैट। क्या लिखा जाता है, प्रोवाइडेड दैट। अच्छा सुनो, अभी मैं ना तुमको एकदम घुसा नहीं रहा उसके अंदर, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है ये। और मैं बोलूंगा बेटा तुमको प्रोवाइडेड दैट रहेगा, तुम बोलोगे साला कौन सा सेक्शन, किसकी बात कर रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो, तो नहीं समझ आएगा। तो मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। जो सेक्शन होता है, सेक्शन में कोई भी चीज लिखी हुई है और आपको उस चीज का एक्सेप्शन देना है, तो आपको लिखा रहेगा प्रोवाइडेड दैट, मतलब प्रोविजो दिया रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है ये जो सेक्शन दिया है, इस सेक्शन को क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, हो सकता है। तो वो क्लैरिफिकेशन किसके थ्रू मिलता है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है। और इसी चीज पे एक बार 2 मार्क का क्वेश्चन कभी तो भी किसी सर फिरे ने पूछ लिया था, तब से जाके ये पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो पहले मैं पढ़ाता भी नहीं था भाई, लोगों को 86 मार्क्स आए हुए, जरूरत नहीं है, पूछते नहीं है। एक बार कभी तो पूछा है 2 नंबर के लिए, उसमें भी क्यों पूछाऊंगा मालूम है, क्योंकि हो सकता है रिटर्न ऑफ इनकम में कोई अच्छी अमेंडमेंट आई, तो वो अमेंडमेंट पूछनी है, तो वो अमेंडमेंट की औकात 2 ही मार्क है, तो 2 मार्क के लिए वो अमेंडमेंट पूछ दिया। अब कहीं से तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लास्ट वाला क्वेश्चन, तो अभी कहीं से तो 4 नंबर का पूरा करना है ना, और बाकी किसी में से तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता नहीं है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजोज एंड एक्सप्लेनेशन, 2 मार्क के लिए, ठीक है। ये सब वेस्ट है। अभी आप मुद्दे की बात समझो। एक आदमी है, उसको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, उसको बस इतना पता होना चाहिए डे 2 को, उसके ऊपर जाएगा आपके दिमाग में पेलेगा नहीं। अभी नहीं सर हमको पेलाओ, हमको पेलना है, नहीं कोई मतलब ही नहीं उससे, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स लॉ क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स एक्ट ऑब्वियसली कि किसी भी चीज को आप इनकम टैक्स लगा रहे हो लोगों में, तो उसके लिए एक एक्ट होना चाहिए, हाँ कि ना। वो एक्ट में ही तो सारी चीजें लिखी रहेंगी, बट एक्ट के अंदर सारी चीजें लिखी नहीं हो सकती है, ये भी मानते हो आप, ये मानते हो नहीं मानते हो, अरे मानते कि नहीं मानते, तो सारी चीजें नहीं लिख सकते। जैसे आगे एक सेक्शन 32 आता है, वो बोलता है कि आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। आपको क्या बोलता है, इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। आपको अभी नहीं पता, सॉरी वापस देखिए, संकल्प आया मैं भूल गया, मैं नर्वस हो जाता हूं तुमको देख के यार, तो मुझे कुछ कुछ गुदगुद होता है, ठीक है। हाँ, सेक्शन 32 को कहता है डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। मैंने गलती से संकल्प को देख के इनकम टैक्स बोल दिया था, मुझे माफ करना। सेक्शन 32 कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। आपको सेक्शन 32 क्या होता है नहीं पता, आपको जो लग रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है वो पता है, वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपको जो पता है वो अकाउंट्स वाला है, और यहां जो है इनकम टैक्स वाला है, ठीक है। तो सेक्शन 32 जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसका सेक्शन 32 बोलता है आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर क्या रेट से मिलेगा वो ही नहीं बताया। तो एक्ट में हर एक चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, एक्ट को प्रॉपरली, मेरा वर्ड सुनना, एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए, एक्ट का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, जो कि अगले साल इनकम टैक्स रूल 1962 बनाए थे, ठीक है ना। अब ये इनकम टैक्स अगले 100 सालों तक बिना कुछ करे ऐसे ही चलेंगी क्या, नहीं। तो इनकम टैक्स में क्योंकि ये रेवेन्यू बेस्ड है, रेवेन्यू बेस्ड है ना, रेवेन्यू मतलब पैसा, और पैसे की कीमत वक्त के साथ बदलती है, हाँ कि ना। तो इसके अंदर चेंजेस आते हैं हर साल, और वो चेंजेस कहां से आते हैं, वो चेंजेस आते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट से। फाइनेंस एक्ट जो फाइनेंस बिल से बनता है, कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, और उसको एनुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हर साल आता है, समझा। चेंजेस आते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट से। अब
इसमें कुछ दिक्कतें भी आती होंगी, कुछ चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट को बताना भी पड़ेगा, हाँ कि ना। अरे चेंजेस आ गए, हमने चेंजेस कर लिए पर लोगों को बताए नहीं, तो लोगों को कैसे समझेंगे। हाँ, अमेंडमेंट कर लिया हमने पर लोगों को बताया नहीं। हमने सोचा कल क्लास रखनी है, आपको पता ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा, आप आओगे क्या, नहीं। तो हमने चेंज करा पर आपको पता ही नहीं चला, आपको पता ही नहीं चला कि चेंजेस हो गए हैं, तो फिर आपको नहीं, अरे कहानी मेरी है सालो, तुम बीच में बोलते हो कैसे रे बच्चे। हाँ, तो फिर संकल्प क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, हाँ कि ना, ये नोटिफाई करने के लिए कि भैया हमने कल के टाइमिंग्स में चेंजेस करे हैं। वैसे ही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भेजता है कुछ अमेंडमेंट्स को बताने के लिए। नोटिफिकेशन काय के लिए आती है कि कुछ अमेंडमेंट्स आपको नोटिफाई करनी है। अब व्हाट्सएप नहीं करेगा आपको, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कहां भी भेजता है, भारत का राज्य पत्र, सुना है आपने, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, हाँ गजेटेड, जो भी जो लोग जो बोलते हैं उसको ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट है, इसके सारे ऑफिसर्स अलग अलग है, ये सेंट्रल का एक्ट है, तो एक आदमी महाराष्ट्र का ऑफिसर है, एक आदमी गुजरात का ऑफिसर है, हाँ या ना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही दो ऑफिसर, एक महाराष्ट्र में रहता है, एक गुजरात में रहता है, दोनों का दिमाग अलग अलग चल सकता कि नहीं। अब मैं अमीर हूं, मेरी महाराष्ट्र में भी ब्रांच है, गुजरात में भी ब्रांच है, सेम इश्यू आ रहा है, मैं महाराष्ट्र वाले को पूछता हूं वो कुछ और बताता है, मैं गुजरात वाले ऑफिसर को पूछता हूं वो कुछ और बताता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अरे इनकम टैक्स ऑफिसर्स दो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग रह सकते हैं, एक आदमी के अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस हो सकते हैं। ये मैडम गुजरात की ऑफिसर है, मैंने इनको बोला मैडम ये इश्यू आ रहा है, ये अलग बात बता रही है। ये महाराष्ट्र की ऑफिसर है, मैंने इसको पूछा महाराष्ट्र में ये इश्यू आ रहा है, ये अलग बात बता रही है। गुजरात वाला अलग बोल रहा है, महाराष्ट्र वाला अलग बोल रहा है। मैं जाके गवर्नमेंट को गाली मार दिया, मोदी को, लो भाई पागल है तू, तेरा एक ऑफिसर अलग बोलता दूसरा ऑफिसर अलग बोलता। आप सोचो ना, संकल्प भाई आपको टाइमिंग अलग बताए, ऐश्वर्या मैम आपको टाइमिंग अलग बताए, संकल्प कैसा कांड हो जाएगा, होगा ना। तो वैसे गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपको अलग बताए, दूसरा ऑफिसर आपको अलग बताए, तो कांड होगा कि नहीं होगा। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सर्कुलर इशू करेंगे, वो आपके लिए नहीं रहेगा, वो रहेगा संकल्प मैम के लिए। सॉरी भाई, सॉरी संकल्प, ये देख ये टाइमिंग खत्म हो रहा है ना, इसकी हड़बड़ाहट है, ठीक है। तो वो इशू रहेगा, वो नोटिफिकेशन रहेगा संकल्प के लिए, मैम के लिए, ऐसा बोलना था मेरे को, संकल्प के लिए, जितनी भी मैम्स है उनके लिए। ये हमारे इंटरनल पर्पस के लिए है कि बच्चों को क्या कम्युनिकेट करना है। वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कुलर्स इशू करता है, ये आप लोगों के लिए या अपने लिए नहीं रहते, ये ऑफिसर्स के इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं, समझे बात को। सर्कुलर्स क्या है और नोटिफिकेशंस क्या है, ठीक है। सर्कुलर मतलब इंटरनल पर्पस के लिए, एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। अब सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा जो नहीं कवर्ड है। ये दोनों में लड़ाई हो गई, क्या इसमें और डिपार्टमेंट में लड़ाई हो गई, ये बोलती टैक्स नहीं लगता, डिपार्टमेंट बोलता लगता, फिर क्या होगा, दोनों एक में कुकुटेंगे, नहीं कोर्ट में जाएंगे, बराबर है। कोर्ट डिसीजन देगा और वो डिसीजन क्या बनेगा, केस लॉ बनेगा, क्योंकि हर एक पॉसिबल नहीं है हर एक इशू को कवर कर सके। तो जब भी कोई इशू अराइज होता है तो अपन कोर्ट के पास जाते हैं, और जब अपन कोर्ट के पास जाते हैं तो जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो केस लॉ बन जाता है, और जितना बड़ा कोर्ट उसके नीचे वाले सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बराबर है। हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है क्या, नहीं 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 नहीं, बट हाई कोर्ट के नीचे वाले सबके लिए है। सेम लेवल में जो लोग रहते हैं, एक हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है क्या, नहीं, क्योंकि वो सेम लेवल पे है ना। अरे हाँ कि ना, सुप्रीम कोर्ट के बाद सारे हाई कोर्ट सुनेंगे, बट हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। एक हाई कोर्ट के बाद दूसरा हाई कोर्ट सुनेगा क्या, बोलेगा भाई काय को सुनू मैं, दोनों सेम भाई है। अरे बड़े भाई के बाद छोटी भाई सुनता है, पर दोनों की एज सेम है, तो क्या आप सेम लेवल के हो गए ना, हाँ कि ना, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इससे ज्यादा डिटेल में कुछ काम का है नहीं तुम्हारे, तुमको पढ़ना है एक बार तुम पढ़ लेना, तुमको पढ़ना है तुम एक बार पढ़ लेना, आज मैं इसको ये करवा दूंगा, और जितना थ्योरी था खत्म हो गया। कल से अपन एक्चुअल में इनकम टैक्स शुरू करेंगे,
जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकम कब अर्न होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्यों इनकम, सॉरी, इनकम जो प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उस पे असेसमेंट ईयर में क्यों टैक्स लगता है। मतलब कल से अपने सारे दिमाग लगने शुरू हो जाएंगे। ढोल नगाड़े बजा लो। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।